नमस्कार दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे। एंड आज हम एक नया सीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये जो सीजन है उसका नाम है इलेक्ट्रिकल मशीन्स। ठीक है जी। तो काफ़ी इंतज़ार के बाद हम लोग ये शुरू कर रहे हैं और इसको हम पहले भी शुरू कर रहे हैं। मैं भी काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आई मेरे पास कि मशीन स्टार्ट की जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं अभी सेकेंड मॉड्यूल में मैंने मशीन को डाला था। तो चलिए, मशीन्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली पैरेलल में हमारे चल रहे हैं, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी अभी आपको साथ ही साथ मिल जाएगा। ठीक है जी। दूसरा, ये सब्जेक्ट के अंदर क्या कंटेंट है और कितने नंबर ऑफ आवर्स लगेंगे, कितने मार्क्स का ये पूछा जाता है। ठीक है जी। तो वो मैं आपको जानकारी दे देता हूँ पहले, और कौन सी बुक्स रेलिवेंट हैं आपके लिए, कौन सी बुक्स आप रेफ़र कर सकते हो, तो वो जानकारी भी मैं दे देता हूँ पहले स्टार्ट करने से पहले। देखिए, सबसे पहले तो मशीन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है जी। तो सब्जेक्ट का नाम है हमारे पास इलेक्ट्रिकल मशीन्स। ठीक है जी। इसमें पार्ट वन में हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर के बारे में, जिसमें हमारे पास सिंगल फेज, 3 फेज दोनों ट्रांसफॉर्मर हम पढ़ेंगे। दूसरा, बेसिक्स ऑफ रोटेटिंग मशीन्स, एंड उसके बाद आपका आएगा डीसी मशीन्स। वैसे तो बेस्ट में ये होता है कि बेसिक्स ऑफ रोटेटिंग मशीन से पहले हमें एनर्जी कंसेप्ट्स को पढ़ना चाहिए कि मैग्नेटिक एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, एनर्जी कैसे काम करती है, मैग्नेटिक एनर्जी। तो बट वो मैंने लास्ट में डाला है, मतलब पार्ट 2 के बिल्कुल लास्ट में हम लोग उसको पढ़ेंगे। हालांकि वो पहले पढ़ना चाहिए, वो इसलिए बिकॉज मैं चाहता हूँ कि पहले वो पोर्शन कवर हो जाए जो कॉमन पार्ट आपका गेट और ईएससी का। ठीक है ना। तो जो स्टूडेंट गेट की तैयारी कर रहे हैं वो लोग उस पोर्शन तक पहले कवर कर ले, और जो ईएससी के बच्चे हैं वो बाद का जो लास्ट वाला जो पोर्शन है उसको हम पहले बता देंगे कि ये ईएससी का पोर्शन अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो ईएससी वाला पोर्शन बाद में जो स्टूडेंट है वो कवर कर सके। पार्ट 2 में मैं आपको बता दूं क्या आने वाला है। पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं सिंक्रोनस मशीन के बारे में, सिंक्रोनस मशीन, इंडक्शन मशीन। इंडक्शन में अगेन सिंगल फेज एंड 3 फेज। ठीक है जी। ये हम पढ़ने वाले हैं, सिंगल फेज, 3 फेज। इसके बाद हमारे पास आएगा स्पेशल मशीन्स। ठीक है जी। कुछ स्पेशल मशीन्स हैं, उनको हम पढ़ने वाले हैं। स्पेशल मशीन्स में आप कई तरह की मशीन्स हमारे पास, जैसे छोटा छोटा इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे, मतलब कुछ छोटे छोटे उनके कंसेप्ट्स हम पढ़ेंगे। रिलक्टेंस मोटर, हिस्टेरेसिस मोटर, आपकी VLDC मोटर। ठीक है जी। तो कई तरह की मशीन्स हैं, उनको हम देखेंगे स्पेशल मशीन्स में। और एक आपको लास्ट में, बिकॉज ये ईएससी का पोर्शन है, ये आपका ईएससी में पूछा जाता है। ठीक है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। इसको हमें लास्ट में देखना है। ठीक है जी। तो बेसिकली ये पार्ट 2 में आएगा और ये पार्ट 1 में। नंबर ऑफ आवर्स का मैं बता दूं कितना अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ आवर्स लग जाएंगे। तो मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं ईएससी का सिलेबस भी कवर करके चलूं, और अप्रोक्सीमेटली गेट के सिलेबस के लिए 150 आवर्स से प्लस ही रहेगा, कम तो नहीं होगा। और अगर आप ईएससी का अगर आप और इंक्लूड कर देंगे तो 180-190 आवर्स तक का हमारा ये इलेक्ट्रिकल मशीन्स का पार्ट रहेगा। पार्ट 1 में अप्रोक्सीमेटली 80 to 90 आवर्स का ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। ठीक है जी। एंड पार्ट 2 में रिमेनिंग आपका अगेन 80 to 90 आवर्स का पार्ट 2 रहेगा। तो इस तरह से हमारा नंबर ऑफ आवर्स में हम कंप्लीट करेंगे इसको। इसके लिए बुक्स कौन सी मैं रेकमेंड करूँगा। देखिए, जो एसी वाला पोर्शन है, एसी वाला पोर्शन मतलब जैसे ट्रांसफॉर्मर हो गया, सिंक्रोनस मशीन होगी या इंडक्शन मशीन होगी। ठीक है ना। इसके लिए आप एक बुक है PC सेन। ठीक है। हालांकि वो आपको पहले नज़र में नहीं समझ आएगी, बिकॉज उसमें कई सारे टर्म्स ऐसी हैं जो बहुत अपर लेवल की हैं। ठीक है। तो PC सेन वैसे बहुत बढ़िया बुक है। ठीक है। MG से, एक MG से है जो जिसमें AC वाला जो पोर्शन है, MG से। ठीक है ना। और एक है PC सेन। तो PC सेन जो है, मे बी जो AC वाला पोर्शन है वो इसमें है भाई। इसमें हम AC पोर्शन को पढ़ेंगे। AC पोर्शन मतलब जो आपका जो ट्रांसफॉर्मर आ गया, आपका जो सिंक्रोनस मशीन आ गया, इंडक्शन मशीन आ गया, जो AC वाला पोर्शन है वो हम MG से पढ़ेंगे। ये बुक बहुत बढ़िया बुक है, मतलब खासकर इसमें डिजाइनिंग के भी आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे। ठीक है। बट इसको अगर आप फर्स्ट टाइम पे पढ़ते हो तो ये समझ में नहीं आएगी इतना जल्दी। ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आएगी, अच्छा है, मतलब अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इसको पढ़ सकते हो। बट इसमें बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे दिए हुए हैं जो आपके लिए रेलिवेंट नहीं होंगे। ठीक है ना।
जिस लेवल के आप तैयारी कर रहे हो। बट ऐसा देखा जाए तो इंजीनियरिंग में कोई ऐसा टॉपिक नहीं होता है जो रेलिवेंट ना हो, बट फिर भी जो हमारा सिलेबस, जो हमारा बाउंडेड सिलेबस है, उसको अगर हम नज़र में डालें तो MGC में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो बाहर की चीज़ें हैं, बट बहुत सारा पोर्शन ऐसा है जो काम का है हमारा, ठीक है ना। तो मैं इस बुक से बहुत सारे टॉपिक्स उठाऊंगा, ठीक है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो PC सेन में अच्छे हैं। PC सेन अभी एक पतली सी बुक भी आती है, ड्राइव्स के साथ भी मिक्स होके आती है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड ड्राइव्स के साथ, ठीक है। तो उसमें बहुत कंसाइज दिया हुआ है, बट कुछ टॉपिक बहुत बढ़िया बढ़िया दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैं कुछ टॉपिक वहाँ से भी उठाऊंगा। एक बुक आती है PS भिमरा, ठीक है। तो PS भिमरा जनरली ये लोगों की, बच्चों की पसंद होती है, ठीक है। तो ये भी आप ले सकते हो। इसमें कुछ छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं वो हम दूर कर लेंगे, ठीक है, और साथ साथ हम पढ़ते जाएंगे तो दूर कर लेंगे। वैसे अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो मैं PS भिमरा को ही रेकमेंड करूंगा कि PS भिमरा लीजिए, बिकॉज स्टूडेंट फ्रेंडली है ये बुक, ठीक है। मतलब इसमें लैंग्वेज बहुत ईजी है और बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली है। मेरे कंसेप्ट भी कोशिश यही रहेगी कि मैं कंसेप्ट भी PS भिमरा के जो कंसेप्ट हैं उन्हीं के नंबरिंग जो होती है कंसेप्ट्स की, कि पहले ये फिर ये फिर ये, उसी तरह से मैं कोशिश करूंगा कि उसी तरह चलें, सो दैट आप अगर बुक रीडिंग कर रहे हो तो आपको दिक्कत ना आए, ठीक है ना। कुछ टॉपिक मैं PS भिमरा से डायरेक्टली उठाऊंगा, ठीक है। तो क्योंकि वो भी कुछ अच्छे टॉपिक्स हैं इसके अंदर, ठीक है। दूसरा, इसके जो क्वेश्चंस हैं, कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, कंसेप्ट को बिल्कुल फिट करते हैं वो क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं इसके कुछ क्वेश्चंस भी आपको लेके चलूंगा साथ साथ, ठीक है जी। तो PS भिमरा भी आप ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। एक कोठारी करके बुक आती है, ठीक है, कोठारी भी आप इसमें ले सकते हो। कोठारी भी बहुत बढ़िया बुक है, अगर आप कोठारी को रेकमेंड कर रहे हो तो वो भी एक अच्छी बुक है, ठीक है। तो नागराथ एंड कोठारी, ठीक है, जैसे उसका पावर सिस्टम भी आता है, उसका मशीन्स का भी आता है, ठीक है। तो वो बुक भी आप ले सकते हो दोस्तों, वो भी एक अच्छी बुक है, ठीक है ना। तो बाकी मैं ये MG से मैं ज़्यादातर टॉपिक इस MG से में करूँगा, क्योंकि MG से और PS भिमरा को अगर आप देखोगे ना तो टॉपिक आपको ऐसा लगेगा कि जैसा इसमें पढ़ा है वैसा इसमें पढ़ा है, ठीक है, बट इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसमें बहुत एक्स्ट्रा कंसेप्ट भी हैं, ठीक है ना। तो चलिए, ये रहा बुक का सवाल। तो मैंने बुक बताई। मार्क्स के लिए अगर मैं बात करूं तो मार्क्स, अगर कि ज़्यादातर स्टूडेंट गेट की तैयारी कर रहे हैं तो गेट में इसका कम से कम 10 से 12 नंबर का तो आपका मशीन कम से कम बनेगा, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको आप साथ साथ लेके चले, क्योंकि 12 नंबर कम नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरा, आपका ये जो कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप करेगी, बिकॉज इलेक्ट्रिकल में अगर आपकी इलेक्ट्रिकल मशीन स्ट्रॉन्ग है तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो एक अलग लेवल पे आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करते हो, जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, अगर ये कंटेंट अगर आपने परफेक्टली तैयार कर लिया है तो मैं यकीन दिला सकता हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छे लेवल पे होगा, ठीक है जी, और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, ठीक है। दूसरी बात, मेरा जो प्रोसेस रहेगा इस टॉपिक को रिकॉर्ड करने में या इन लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने में, मैं एक्सपेरिमेंटली इन सब चीज़ों को लेके चलूँगा, क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। हर एक चीज़ को एक्सपेरिमेंटली हम लोग देखेंगे। कुछ नई चीज़ें मैंने ऐड की हैं, कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स मैंने ऐड किए हैं इसमें, तो वो भी मैं साथ साथ आपको इसमें डिस्कस करूँगा। तो वो साथ साथ आप देखेंगे। इवन सिंक्रोनस मशीन में भी हमने कुछ एक्सपेरिमेंट ऐड किए हैं, कुछ रिकॉर्डेड एक्सपेरिमेंट्स हैं, क्योंकि कुछ मशीनें हमारे पास नहीं अवेलेबल थी यहाँ पे, तो हमने लैब में जाके और कॉलेज की लैब्स के अंदर वो हमने रिकॉर्ड किए हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो साथ साथ आप एक्सपेरिमेंट भी इनमें देखते हुए चलोगे। मतलब मुझे उम्मीद है कि जो ये सब्जेक्ट मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये इंडिया का मतलब पहली बार ऐसा एक वेंचर रहेगा। मतलब ऐसा आपने शायद पहले नहीं देखे होंगे इस तरह के एक्सपेरिमेंट जो अभी आगे आने वाले हैं मशीन्स के अंदर। कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो हमने पिछली बार जो हमारा पुरानी सीरीज़ थी उसमें भी हमने रिकॉर्ड किए थे। बहुत कुछ आप नए देखोगे इसमें एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, बहुत कुछ आपको नया मिलेगा इसमें। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहता है सफ़र, ठीक है। थोड़ा लंबा सफ़र है इसका मशीन्स का, तो उम्मीद करते हैं कि आपका इंटरेस्ट बना रहेगा आखिरी तक, ठीक है जी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फिर अपना, देखते हैं, सफ़र लंबा है। तो चलिए, जो पहला टॉपिक मैं आपको आज करवाऊंगा वो मतलब मैं पार्ट 1 शुरू कर रहा हूँ अभी, इलेक्ट्रिकल मशीन्स पार्ट 1। तो इसमें जो हमारे पास जो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारे पास है बेसिक्स, ठीक है, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स। तो उसमें हम बेसिकली मटेरियल के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेंगे। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि फ्लक्स कैसे आता है, ठीक है, क्योंकि कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनको हमें पहले समझना पड़ेगा, उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट है, तो वो भी साथ साथ हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मटेरियल के बारे में, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल।
मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल, इसको देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैग्नेटिक मटेरियल में भी हमें पढ़ने के लिए फर्दर हमें थोड़ा सा एक और टॉपिक हमें पढ़ना पड़ेगा। हालांकि मैंने मेन हेडिंग यही डाली है मैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि हमारा जो आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली इसी मटेरियल पे रहेगा। हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बनानी पड़ेगी और उसके बाद फिर हमें आगे का जो टॉपिक्स है उनको जरा समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले फ्लक्स क्या होता है, कैसे बनता है, क्योंकि उसी के बेसिस पे फिर मैं मैग्नेटिक मटेरियल को हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले फ्लक्स को स्टडी करते हैं। फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स मुझे बोलना चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स ये कहाँ से आता है? ये बेसिकली करंट की तरह ही होता है। जैसे आपका जो करंट होता था, करंट फ्लो करता था लूप में, ऐसे ही फ्लक्स भी मेरा लूप में होता है, क्लोज लूप बनाता है, बट वो फ्लो नहीं करता है। मतलब काइंड ऑफ हम उसको फ्लो नहीं बोलेंगे कि फ्लक्स मेरा फ्लो करता है, ऐसा नहीं। फ्लक्स लाइन सेटअप होती है, बस उनको हम ये बोलेंगे सेटअप हो रही है, ठीक है। कोई फ्लो नहीं है। अगर कोई चीज़ फ्लो करेगी तो कहीं से कम होगी। फिर जैसे चार्जेस फ्लो करते हैं, चार्जेस अगर फ्लो करेंगे तो कहीं से तो कम होंगे ना। ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो फ्लो नहीं करता है। अगर ऐसा होता तो नॉर्थ पोल कम होता चला जाता। आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट? ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये सेटअप होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स मेरा सेटअप होता है, करंट मेरा फ्लो करता है, ठीक है। हालांकि होता वैसे ही है, करंट की तरह ही। जैसे क्लोज लूप में करंट फ्लो करता है, ऐसे ही फ्लक्स भी आपका क्लोज लूप बनाता है। क्लोज लूप में सेटअप होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। दूसरा, जैसे करंट को पैदा करने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। जैसे आप उसको ईएमएफ बोलते हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स को पैदा करने के लिए एमएमएफ चाहिए, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो जो आपका करंट होता था, इलेक्ट्रिक करंट, वो क्या होता था बताइए जरा। अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात करूं तो वो होता था ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, सही है। ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बनेगा बताओ जरा। वो बनेगा एमएमएफ डिवाइड बाय रिलक्टेंस, एमएमएफ डिवाइड बाय रिलक्टेंस। एमएमएफ वही है, एक काइंड ऑफ पोटेंशियल है, ये मैग्नेटिक पोटेंशियल आप कह सकते हो। ये बेसिकली ये फ्लक्स को के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। रिलक्टेंस क्या होता है? जैसे रेजिस्टेंस होता था वैसा ही रिलक्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या करता है बताओ। रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच ऑपोजिट्स फ्लो ऑफ फ्लक्स, ठीक है। सो फ्लो ऑफ करंट, रेजिस्टेंस क्या होता था? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच ऑपोजिट्स फ्लो ऑफ करंट। एग्जैक्टली रिलक्टेंस होता है। रिलक्टेंस क्या करता है बताओ? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच ऑपोजिट्स फ्लो ऑफ फ्लक्स, ठीक है। ये मेरा रिलक्टेंस होता है। अब रिलक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, जैसे रेजिस्टेंस का होता था रो एल बाई ए, वैसे ही रिलक्टेंस का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? रिलक्टेंस का फॉर्मूला बनेगा एल बाई, जैसे यहाँ पे एल था ना, पाथ लेंथ, यहाँ पे हम मीन पाथ लेंथ बोलेंगे इसको, एल बाई म्यू ए। ए मतलब जो क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे होता था वही क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे भी है। म्यू इज परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल। जिस मटेरियल में फ्लक्स मेरा फ्लो कर रहा है, सॉरी फ्लो करना मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट बार बार मैं फ्लो बोल देता हूँ फ्लक्स को, कि फ्लक्स मेरा फ्लो कर रहा है। असल में फ्लक्स फ्लो नहीं करता है, फ्लक्स लाइन सेटअप होती है, ठीक है। अगर फ्लो करती है कोई चीज तो कहीं से कम होगी, कहीं पे बढ़ेगी। तो फ्लक्स ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि फ्लक्स एक लाइन से नॉर्थ पोल से फ्लक्स फ्लो कर रहा है तो नॉर्थ पोल कम होता जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो फ्लक्स लाइंस मेरा सेटअप होती है, ठीक है। बट मैं कई बार इसको फ्लो बोल देता हूं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने बोला कि रिलक्टेंस क्या होता है बताओ? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच ऑपोजिट्स फ्लो ऑफ फ्लक्स। अब ऐसे रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस में एल क्या होता था? मीन पाथ लेंथ, पाथ लेंथ, जिस मटेरियल का आप रेजिस्टेंस निकाल रहे होते थे उसकी लेंथ, ठीक है, वो होती थी लेंथ। ए वाज क्रॉस सेक्शन एरिया, रो वाज रेजिस्टिविटी, मटेरियल की रेजिस्टिविटी। ऐसे ही रिलक्टेंस की अगर मैं बात करूं तो एल क्या है यहाँ पे? मीन पाथ लेंथ। मीन वर्ड जरूर ऐड करेंगे बिकॉज ये एवरेज लेंथ होती है। ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया जिसमें से आपका फ्लक्स निकल रहा है वो, एंड म्यू इज परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। म्यू इज परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल की परमिएबिलिटी हम लोग लेंगे। तो ये बड़ी कमाल की चीज है। जितना मटेरियल की परमिएबिलिटी ज्यादा होगी उतना उसका रिलक्टेंस क्या होगा? कम होगा, और उतना इजीली उस मटेरियल में फ्लक्स मेरा फ्लो कर पाएगा, ठीक है भाई। उतना इजीली मेरा फ्लक्स फ्लो कर पाएगा, ठीक है। तो बेसिकली, और एमएमएफ क्या होता है ये भी देख लेते हैं एक बार। एमएमएफ ये क्या होता है? एमएमएफ होता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। एमएमएफ होता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, एम्पियर टर्न्स इसकी यूनिट होती है। मतलब मान लीजिए आपने कोई मटेरियल लिया, जैसे मान लीजिए मैंने इस तरह का कोई मटेरियल ले लिया, कोई आयरन का कोई
या कोई भी मटेरियल ले लो, नॉट आयरन, मतलब कुछ भी ले लो, मैंने कोई इस तरह का कोई एक इस तरह की शेप का कोई मटेरियल ले लिया, ठीक है जी, मान लीजिए इस तरह का मैंने कोई मटेरियल ले रखा है और मैंने क्या किया, इसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब मान लीजिए मैंने यहां पे कुछ टर्न्स लगाई और करंट आई दे दिया इसमें, एन टर्न्स, ठीक है, करंट आई टी दे दिया, तो सबसे पहली चीज क्या बनेगी बताओ, सबसे पहली चीज आएगी एमएमएफ। तो एमएमएफ क्या बनेगा बताओ जरा, एन इंटू आई या आई टी लिख लीजिए, ठीक है, अगर टाइम का फंक्शन है, एन इंटू आई टी, एम्पियर टर्न्स, ये एमएमएफ बनेगा। और एमएमएफ को इस पाथ का जो रिलेक्टेंस है उससे डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा बताओ जरा, फ्लक्स। तो एमएमएफ डिवाइड बाय रिलेक्टेंस कर दीजिए, उससे फ्लक्स आ जाएगा। अब दिक्कत ये, इस पाथ का रिलेक्टेंस कैसे निकालेंगे, रिलेक्टेंस का फॉर्मूला ये होता है जिसमें एल क्या होता है, मीन पाथ लेंथ। अब मीन वर्ड क्यों लगाया गया, आप पॉइंट को समझिए, क्योंकि लेंथ अगर बिल्कुल नजदीक से चलोगे तो लेंथ क्या है बताओ, छोटी, और बिल्कुल आउटर साइड पे चलोगे तो लेंथ थोड़ी बड़ी है, इसलिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, मीन लेंथ, मीन पाथ लेंथ, ठीक है ना, ये वो है। और म्यू क्या है इस मटेरियल की, परमिएबिलिटी, जिस मटेरियल में आपका फ्लक्स फ्लो करता है उसकी परमिएबिलिटी, कितना इजीली, कितना परमिएबल है वो मटेरियल, कितना इजीली मैग्नेटाइज हो रहा है वो मटेरियल, ठीक है ना, वो उसकी परमिएबिलिटी होती है। जितनी कम परमिएबिलिटी होगी मटेरियल की, उतना ज्यादा रिलेक्टेंस होगा, उतना कम फ्लक्स लाइंस बनेंगी, उतना कम मेरा फ्लक्स बनेगा, उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां पे सेटअप होंगी। फ्लक्स का मतलब आप ये कह सकते हो नंबर ऑफ लाइंस, आप ये काइंड ऑफ ये कह सकते हो, काउंटिंग आप कह सकते हो, नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है। तो जितनी ज्यादा लाइंस होगी उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगी, उतना स्ट्रॉन्ग आपका मैग्नेटिक रीजन बनेगा, सही है। तो मैंने बताया कि किस तरह से मेरा एमएमएफ आता है, मेरा फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। अब हमारे पास थोड़ा सा हमें स्टडी करना है मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रोस्टैट अगर आपने पढ़ा है तो उसमें आप पढ़ते हो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ऐसे ही जब मैग्नेटोस्टैट में आते हो तो मैग्नेटोस्टैट के बाद जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे मटेरियल जिनमें मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो शो करते हैं, उनको हम मटेरियल को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल हम उनको बोलेंगे। तो मेनली हम इनको 3 कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि फ्लक्स के बारे में, एमएमएफ के बारे में, थोड़ा सा रिलेक्टेंस के बारे में बताया कि किस तरह से मेरा फ्लक्स फ्लो करता है, क्या मेरा रिलेक्टेंस होता है। मैं थोड़ी सी जानकारी अब देना चाहता हूँ मटेरियल के बारे में और फिर हम वापस आएंगे फ्लक्स के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी मुझे जानकारी देना जरूरी था हल्का सा, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैग्नेटिक मटेरियल हम लोग बेसिकली 3 तरह की कैटेगरी में डिफाइन करते हैं मटेरियल्स को, खासकर जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो हमें शो करते हैं, तो वो मटेरियल हम 3 तरह की कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। कौन कौन सी, एक होता है अपना डायामैग्नेटिक, एक होता है अपना पैरामैग्नेटिक और एक आपका फेरोमैग्नेटिक, ठीक है ना। तो 3 तरह के मटेरियल हमारे पास होते हैं। देखिए एक एक को स्टडी करते हैं और थोड़ा सा उनका एनालिसिस करते हैं। देखिए तो मैंने बताया कि 3 तरह का मटेरियल मेरे पास बनेगा, डायामैग्नेटिक, दूसरा मैंने आपको बताया पैरामैग्नेटिक, और तीसरा मैंने बताया आपको फेरोमैग्नेटिक, ठीक है जी। डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। अब इनको समझते हैं। सबसे पहले आप आइए डायामैग्नेटिक पे, ठीक है, डायामैग्नेटिक मटेरियल। डायामैग्नेटिक मटेरियल देखते हैं। डायामैग्नेटिक मटेरियल कौन से होता है, ठीक है जी। देखिए हमारे पास एटम होता है, एटम में हमारा इलेक्ट्रॉन होता है जो न्यूक्लियस के चारों स्पिन कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है, आप ये कह सकते हो, और खुद भी स्पिन कर रहा होता है, ठीक है। मतलब अगर मेरे पास कोई न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा होता है और अपनी एक्सिस के अबाउट भी स्पिन कर रहा होता है। जैसे अर्थ घूम रही होती है ना, आप समझ रहे हो, जैसे अर्थ चक्कर लगा रही है सन के चारों और खुद भी घूम रही है, आप समझ रहे हो। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, खुद भी स्पिन करता है, ठीक है, और चक्कर में भी घूम रहा होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है उसकी वजह से, आप सोचिए कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है या रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो जब वो चीज घूम रही है तो उससे क्या बनेगा, कुछ ना कुछ करंट बनेगा, ठीक है। इसका मतलब करंट चक्कर लगा रहा है ऐसे, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे तो इसका मतलब करंट उल्टा मान लो, चलो करंट ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, करंट मतलब सर्कुलर करंट आ रहा है मेरे पास। तो सर्कुलर अगर करंट आ रहा है मेरे पास तो क्या होगा उससे बताओ, उससे एक मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा,
मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है वो भी जरा मैं बता दूं। मैग्नेटिक मोमेंट वो होता है करंट इनटू एरिया, एरिया ऑफ द लूप। जो इसमें जो करंट बनेगा वो इनटू इसका लूप का जो एरिया है वो मैग्नेटिक मोमेंट ये होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। बट जो है मैग्नेटिक मोमेंट आएगा ये दो चीजों की वजह से आएगा अब इलेक्ट्रॉन में। एक तो खुद का जो स्पिन कर रहा है वो खुद अपने एक्सिस के अबाउट, वो जो स्पिनिंग है उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ उसका मैग्नेटिक मोमेंट बनता है, कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। दूसरा जो वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, ऑर्बिट में जो रिवॉल्व कर रहे हैं तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट मैं कह सकता हूं, ठीक है। एक तो खुद की स्पिन की वजह से आता है और दूसरा चक्कर लगा रहा होता है उसकी वजह से आता है, ठीक है। तो दोनों को एज ए होल अगर मैं करके देखूं, दोनों को टोटल करके देखूं तो उसको हम टोटल मैग्नेटिक मोमेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली हर एटम का, हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक है। हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। बट बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जिनमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल आउट हो जाता है मेरे पास, ठीक है। नेट मैग्नेटिक मोमेंट मेरा कैंसिल आउट हो जाता है, सही है। बिकॉज ऐसा होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और मे बी जो आपका जो ये ऑर्बिटल है वो आपका क्लॉकवाइज है, तो क्या होगा उससे बताओ, नेट आपका कैंसिलेशन हो सकता है। समझ रहे हो आप मेरा पॉइंट? तो आप ये पॉइंट नोट कीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। इसमें आप सबसे पहले लिखिए द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव राइज टू, द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू, जो ऑर्बिटल ये बाहर वाला ये है, द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू the orbital magnetic moment, the orbital motion of electron give rise to orbital magnetic moment. In addition, the electron spin about its own axis. In addition, electron spins about its own axis, and due to this spin, a spin magnetic moment will also be present. Due to this, a spin magnetic moment will also be present. स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट विल ऑल्सो बी प्रेजेंट, ठीक है भाई। स्पिन की वजह से भी आपका मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा। एज ए होल, अगर मैं एज ए होल देखूं तो एटम का जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा डायमैग्नेटिक मटेरियल में वो क्या होगा, जीरो। आप लिखिए इन डायमैग्नेटिक मटेरियल, इन डायमैग्नेटिक मटेरियल द वेक्टर सम ऑफ orbital magnetic moment and the spin magnetic moment will be zero. In diamagnetic material, the vector sum of orbital magnetic moment of electrons and the spin magnetic moment of electrons will add up to zero. वेक्टर सम जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या बनेगा एटम का, वो जीरो आएगा डायमैग्नेटिक मटेरियल में, ठीक है। डायमैग्नेटिक मटेरियल में नेट मैग्नेटिक मोमेंट आपका जीरो बनेगा। अच्छा, ये जीरो क्यों बना, इसका क्या रीजन है? आप ये कह सकते हो कि स्पिन मेरा उल्टा था ऑर्बिटल के, ठीक है, तो इस वजह से वो क्या हो गया, कैंसिलेशन हो गया, ठीक है। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट उल्टा था आपका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के। तो आप ये भी लिख सकते हो, आप नोट कर लीजिएगा, लिखिएगा in an atom electron can have clockwise or anti-clockwise spin. In an atom electron can have clockwise or anti-clockwise spin. An electron can revolve clockwise or anti-clockwise in an orbit, ठीक है। ऑर्बिट में भी ऐसा ही हो सकता है कि वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा हो, मतलब घूम रहा हो, रिवॉल्व कर रहा हो, और खुद जो स्पिन कर रहा है वो भी क्या है बताओ, वो भी आपका क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, कुछ भी हो सकता है इनमें से, ठीक है। तो आप लिखो इन डायमैग्नेटिक मटेरियल द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आर ओरिएंटेड इन सच ए वे दैट द वेक्टर सम of magnetic moment of atom is zero. In a diamagnetic material, the orbital magnetic moment and the spin magnetic moment are oriented in such a way that the magnetic moment of the material is zero, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है मटेरियल का, सम ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट बोल दो आप, वो जीरो होता है, ठीक है।
तो एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट डायमैग्नेटिक मटेरियल में क्या बनेगा? 0। अब सुनो, जब हम एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल पे, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा मटेरियल का वो 0 नहीं बनेगा। उस केस में क्या होता है? जब आप कोई रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो, सोचिए कोई मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज है जिसको मैंने वेलोसिटी प्रोवाइड कर रखी है, तो क्यू वी क्रॉस बी या क्यू वी बी आप बोल दीजिए, उसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा, चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है अगर कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है तो अगेन मेरे पास मटेरियल डायमैग्नेटिक था, डायमैग्नेटिक का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? 0 एटम का, तो ओवरऑल मटेरियल का भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब मान लीजिए मैंने एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, तो एक्सटर्नली अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो क्या होगा उससे बताइए? उससे जो उस मैग्नेटिक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड आ गई है, अब इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे थे उनके ऊपर एक फोर्स लगेगा, और फोर्स लगने की वजह से आप ये कह सकते हो कि एटम के अंदर कुछ ईएमएफ बिल्डअप हो जाएगा, और उस ईएमएफ की वजह से क्या होगा? आप ये कह सकते हो कि जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे उनकी एक डायरेक्शन में स्पीड स्लो हो जाएगी और एक डायरेक्शन में बढ़ जाएगी। ऐसा हो सकता है। पहले क्या हो रहा था? नेट एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों का जो मोशन था वो क्या हो रहा था? वो कैंसिल आउट कर रहा था। स्पिन आपका क्लॉकवाइज था और दूसरा आपका एंटी क्लॉकवाइज था, में भी आप इस तरह से कह सकते हो, ठीक है। तो एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या बन रहा था? 0। अब बाहर से मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से ऐसा हो सकता है कि जो क्लॉकवाइज मोशन है वो क्या पता इंक्रीज हो जाए, और जो एंटी क्लॉकवाइज मोशन है वो आपका डिक्रीज हो जाए। तो उससे नेट मैग्नेटिक मोमेंट एटम का 0 नहीं रहेगा अगर मैं बाहर से एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूंगा। नेट मैग्नेटिक मोमेंट आएगा और कुछ इस तरह से आएगा कि अल्टीमेटली वो रिपेल करेगी, मतलब उसका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। मैग्नेटिक मोमेंट का क्या मतलब होता है जरा देखो, जैसे मान लीजिए कोई करंट रिवॉल्व कर रहा है, कोई वायर में अगर मान लीजिए कोई करंट ऐसे चल रहा है, तो उसकी वजह से क्या बनेगा बताओ जरा? उसकी वजह से फ्लक्स बनेगा, ऊपर आ जाएगा नॉर्थ, नीचे आ जाएगा साउथ। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है ना। तो बेसिकली आप ये भी कह सकते हो मैग्नेटिक मोमेंट आया इसका, मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से आप ये कह सकते हो नॉर्थ एंड साउथ पोल बनते हैं, मतलब डाइपोल क्रिएशन आ जाता है। तो अब सोचिए कोई इलेक्ट्रॉन का अगर कोई एटम का मान लीजिए नेट मैग्नेटिक मोमेंट है, एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट होने का क्या मतलब है? इसका मतलब मान लीजिए कोई एटम था मेरे पास, उस एटम में नॉर्थ एंड साउथ बने हुए हैं, इसका मतलब समझ आया? मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? ऐसे घूमने से बनता है ना। मान लीजिए कोई करंट ऐसे लूप में घूम रहा है, तो उसकी वजह से क्या बनेगा? मैग्नेटिक मोमेंट, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू एरिया इनटू करंट, ये तो होता है मैग्नेटिक मोमेंट। अब इसकी वजह से क्या बनेगा? नॉर्थ एंड साउथ पोल बनेंगे, सही बात है ना। तो एटम का मैग्नेटिक मोमेंट मैं कह रहा हूं कि कुछ बनेगा एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से, एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो 0 नहीं रहेगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। मैग्नेटिक मोमेंट आने का मतलब क्या हुआ बताओ? नॉर्थ एंड साउथ पोल बनेंगे, और अगर नॉर्थ एंड साउथ पोल बनेंगे तो क्या करेगा? वो उस तरह से बनेंगे सच दैट वो क्या करेगा? डायमैग्नेटिक मटेरियल जो बाहर से अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। समझ आया? क्लियर हुआ? तो मैग्नेटिक मोमेंट को बेसिकली मैं एरो से दिखाऊंगा, मतलब मैं कुछ इस तरह के एरो से दिखाऊंगा। जिधर घूम रहा है उधर आप हाथ को घुमाइए तो जो थंब आएगा वो मेरा एरो को दिखाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि एटम का अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है, उसको मैं एरो से दिखाऊंगा। डायमैग्नेटिक मटेरियल में अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड नहीं है तो मैग्नेटिक मोमेंट हम नहीं लेंगे एटम का, ठीक है। लेकिन अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी तो क्या होता है बताओ जरा? कुछ ना कुछ नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है एटम में, और वो मैग्नेटिक मोमेंट इस तरह आता है सच दैट वो क्या करता है बताओ? वो अपोज करता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का। हालांकि वीकली रिपेल करेगा, इतना स्ट्रांगली रिपेल नहीं कर पाएगा, वीकली रिपेल करेगा। तो इसका मतलब डायमैग्नेटिक मटेरियल जो होंगे वो आपके अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होंगे, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से वो आपके रिपेल होंगे। समझ आया? तो डायमैग्नेटिक मटेरियल आर रिपेल्ड बाय द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भाई, वो रिपेल होते हैं। दूसरा, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आप हटाओगे क्या होगा बताओ जरा? डायमैग्नेटिक मटेरियल में से जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आपने हटाई, रिमूव की, तो क्या होगा बताओ? उससे नेट वापिस से वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। नेट मैग्नेटिक मोमेंट फिर से क्या हो जाना है? उसका 0 हो जाना है। समझ आया अभी? तो आप देखिए कि किस तरह से डायमैग्नेटिक मटेरियल आपका बिहेव करता है, ठीक है, वो रिपेल होता है। अब आप बोलोगे सर इसका एग्जांपल दो कोई, तो इसका एग्जांपल आप मान सकते हो कॉपर एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। कॉपर, एयर डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। एयर को भी डायमैग्नेटिक हम लोग लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन, ठीक है, आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल है। आप एग्जांपल लिख लो इसमें, ठीक है। इसके बढ़िया बढ़िया एग्जांपल है भाई, ठीक है, उनको आप लिख लीजिए। तो जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उसमें कॉपर आ गया, ठीक है, एयर आ गया, ठीक है, और अगर मैं आपको नाम दूं तो वाटर, ठीक है, गोल्ड,
ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। नाइट्रोजन, वाटर, गोल्ड, कॉपर। कॉपर एक बढ़िया एग्जांपल है। मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था ये चीज़ मेजर करने के लिए कि ऐसा होता है क्या सच में, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मतलब एक्सपेरिमेंट मेरा सक्सेसफुल नहीं रहा बाय द वे, ठीक है, बट मैं ट्राई करने की कोशिश कर रहा था कि क्यों ना चेक किया जाए कि कॉपर में ऐसा होता है क्या। तो मैं आपको बता दूं, शायद आपको कुछ आइडिया लग जाए उस एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, आप भी ट्राई करें। मैंने क्या किया, मेरे पास मैंने कॉपर की एक ऐसी पतली सी शीट ली, कॉपर शीट, ठीक है ना, उसकी कोई थिकनेस रही होगी हल्की सी, ठीक है, उसकी हल्की सी थिकनेस थी। अब मैंने क्या किया, एक जो वेट मेजर करने के लिए छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट आते हैं ना, जो मार्केट में भी अगर आप देखोगे तो 250-300 रुपये में आपको मिल जाते हैं, ठीक है, जिनसे आप वेट मेजर कर सकते हो, बिल्कुल हल्का सा 10 ग्राम, 5 ग्राम, ठीक है, 20 ग्राम, 250 ग्राम, ठीक है, वो हल्के हल्के बिल्कुल प्रिसाइज जो वेट होते हैं, बिल्कुल छोटे वेट, उनको मेजर करने का हमारे पास टूल्स अवेलेबल है आजकल मार्केट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको ख़रीदा, उस इंस्ट्रूमेंट को, और उसके ऊपर ये कॉपर का ये रख दिया। सोचिए वो ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं था उसका, मतलब जितना मेरा हाथ है इतना ही साइज़ होता है, छोटा सा ही साइज़ होता है उसका, ठीक है। तो उसके ऊपर मैंने वो सीट रख दी कॉपर की। अब उसने उसका वेट दिखा दिया भाई कितना वेट है। अब मैंने क्या किया, मैंने ऊपर से स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ली, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट मैं उसके पास में ला रहा था कॉपर के। अब कॉपर तो क्या करेगा, मैग्नेट को रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो क्या होगा बताओ, वो नीचे की तरफ जाएगा, तो उसका मतलब उसका वेट क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। सीधी बात है, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था कि उसका वेट बढ़ना चाहिए, बट असल में ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। मतलब वो इसलिए नहीं हुआ बिकॉज जो नीचे का मटेरियल था, ठीक है, उसके ऊपर जो जिस स्क्रीन के ऊपर हम वो रखते थे, वो प्लेट जो रख रहे थे, वो स्क्रीन भी आप काइंड ऑफ स्क्रीन नहीं थी, वो एक जो सरफेस था, वो सरफेस मेरा मैग्नेटिक मटेरियल का था, मतलब स्टील का था, या फिर में भी आप कह सकते हो आयरन का था, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा था, वो खुद अट्रैक्ट हो रहा था, आप समझ रहे हो। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा था बताओ उससे, हाँ जी, हाँ, नेट वेट नेगेटिव की तरफ जा रहा था, आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट, क्योंकि वो उसको उठाना शुरू कर रहा था ऊपर की तरफ, तो ऊपर उठाना करेगा तो वेट वो नेगेटिव की तरफ दिखाना शुरू करेगा, समझ रहे हो मेरा पॉइंट। तो कुल मिला के उससे ये दिक्कत आ रही थी। बाय द वे ये एक्सपेरिमेंट अगर सक्सेस होता तो मैं आपको दिखा भी पाता, ठीक है, बट मैंने आपको बताया आप अपने आइडिया लगा सकते हो कि किस तरह से मैं आइसोलेशन क्रिएट करके और कुछ इस तरह से मैं इसको चेक कर सकता हूँ, बट मैंने वो नहीं किया, ठीक है, आप खुद कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने बताया कि कॉपर जो होता है या एयर जो होती है वो आपकी डायामैग्नेटिक होती है। अगर आप नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो वहां पे क्योंकि स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा है मैग्नेटिक, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, क्योंकि पोल बने हुए हैं तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप महसूस कर सकते हो कि एयर का थोड़ा सा कमी आपको होगी, ठीक है। हालांकि इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट तो नहीं है वो, ठीक है, बट फिर भी आपको उसका इफेक्ट थोड़ा बहुत असर तो मिलेगा नेचर में, ठीक है ना। तो एयर जो है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे, क्योंकि वो डायमैग्नेटिक है, तो उस वजह से वो आपका काइंड ऑफ रिपल्सन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे वो मिलेगी नहीं आपको, बहुत कम एयर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि भाई डायामैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं, ठीक है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो उनमें जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है एटम का वो क्या होता है, 0। लेकिन अगर मैं एक्सटर्नली कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा बताओ, कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म वो ले आते हैं अपने अंदर, और उस अल्टीमेटली वो क्या होते हैं, रिपेल होते हैं, ठीक है, अल्टीमेटली रिपेल होते हैं। और जैसे मैं मैग्नेटिक फील्ड हटाऊंगा फिर से क्या हो जाएगा, उनका नेट मोमेंट फिर से आपका 0 हो जाएगा। सही बात है भाई, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आप लिखिए पैरामैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट है आपके पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट लिखिए दोस्तों पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, जो एटम का मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो 0 नहीं होता, ठीक है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट भी कुछ होता है, ठीक है, विदाउट अप्लाइंग, मतलब पहले से हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की है, उससे पहले ही एटम के पास अपना मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक है। आप एग्जांपल ले सकते हो एल्यूमिनियम का, अपने माइंड में आप एल्यूमिनियम को रख सकते हो कि एल्यूमिनियम जो मटेरियल होता है वो इस तरह का होता है। उसके अंदर आप एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड ना भी अप्लाई करो तब भी क्या रहता है बताओ, तब भी उसके अंदर कुछ ना कुछ एटम का अपना मैग्नेटिक मोमेंट होता है। इसका मतलब एटम का अपना एक मैग्नेटिज्म होता है उसमें। एटम में भाई कई सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं,
और हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा। तो हर एक इलेक्ट्रॉन का अगर मैग्नेटिक मोमेंट मैं ऐड करूं तो कुछ ना कुछ क्या बनेगा, उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट आएगा एटम का, ठीक है। बट अगर मटेरियल एज ए होल देखूं मैं, क्योंकि मटेरियल में तो बहुत सारे एटम होंगे ना, मटेरियल एज ए होल देखूं, उसका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो आएगा जीरो। मटेरियल का मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। डायमैग्नेटिक में भी यही था, मटेरियल एज ए होल उसका भी मैग्नेटिक मोमेंट क्या था, जीरो, और एटम का भी क्या था, जीरो, आप ये कह सकते हो। तो पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, एटम का मैग्नेटिक मोमेंट इसमें होता है, बट मटेरियल एज ए होल उसका क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि हर एक एटम का अपना जो मैग्नेटिक मोमेंट था वो अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेड था। सही है भाई, एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट था वो डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंटेड था, ठीक है भाई, कुछ इस तरह का था रैंडम। जो मेरे पैरामैग्नेटिक मटेरियल थे उनमें जो मैग्नेटिक मोमेंट था वो डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंटेड था, करेक्ट है। अब मान लीजिए मैंने कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, यहां पे मान लीजिए मैं एक्सटर्नली कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूंगा, तो अगेन इनके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, और अल्टीमेटली होगा ये कि जो ये मैग्नेटिक मोमेंट है, जो एटम है उनके जो इलेक्ट्रॉन है वो खुद को इस तरह से सेटअप करेंगे, मतलब उनके ऊपर फोर्स लगेगा तो उनका जो ओरिएंटेशन है उनके ऊपर चेंज आएगा, ठीक है, उनका जो स्पिन है उसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो उससे कुछ इस तरह का बनेगा कि इनके जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो चेंज हो जाएंगे और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले जाएंगे, वो सारे के सारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले जाएंगे, मतलब वो सारे आप ये कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले गए। और अल्टीमेटली यहां पे क्या देखने को मिलेगा आपको, अट्रैक्शन, यहां पे आपको अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है भाई, यहां पे आपको अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। हालांकि ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं होते, पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है ये आपके स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं होते, ध्यान रखिएगा, वीकली अट्रैक्ट होंगे, स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं होंगे, ठीक है भाई। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको, एंटीमनी एल्यूमिनियम, ठीक है, आप लिख लो एंटीमनी एल्यूमिनियम, ठीक है, ये इसके एंटीमनी नहीं है भाई, एंटीमनी डायमैग्नेटिक है, ठीक है, एंटीमनी मेरा डायमैग्नेटिक है। आप अगर एग्जांपल लिखना चाहते हो तो लिखो प्लैटिनम एल्यूमिनियम मैंगनीज, ठीक है, ये आपके कैसे हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। सोडियम ऑक्सीजन आपका अगेन पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, ऑक्सीजन आपका पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो मैंने आपको बताया कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं और नेट उनमें क्या होगा, थोड़ा बहुत अट्रैक्शन होगा। तो अगेन मेरे दिमाग में वही एक्सपेरिमेंट था कि मैं उसको वेट मेजर करूंगा, अगर उसका एल्यूमिनियम का अगर मान लीजिए मैंने कोई छोटा सा में भी सीट ले ली और मैंने उसका वेट मेजर किया, और जब मैं मैग्नेट के पास लाऊंगा तो क्या होगा, वो नेट वो ऊपर की तरफ उठेगा, नेट अट्रैक्शन होगा उसका, तो उसका वेट जो है वो क्या होगा, कम होगा। बट इन दैट सिचुएशन आपका जो वेइंग मशीन होनी चाहिए, जो वेट करने वाली जो मशीन है वो क्या होनी चाहिए बताओ, वो नॉन मैग्नेटिक टाइप की होनी चाहिए। मतलब ऊपर से अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो तो अंदर वाली जो अंदर वाला जो मेरी मशीन है उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप समझ रहे हो, वो नॉन मैग्नेटिक टाइप की होनी चाहिए, तभी आप इस तरह वेट मेजर करके आप चेक कर सकते हो। बट इस तरह की मशीन होती नहीं है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का उनके ऊपर असर ना हो, ठीक है ना। तो ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट आप कह सकते हो कि इस तरह से मैं सोच सकता हूँ, ये अट्रैक्शन होता है इसमें, बट इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अब आते हैं जो मेन हमारा जो इंपॉर्टेंट है दूसरा। इसमें अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड में हटा दूं तो क्या होगा, फिर से ये रैंडम हो जाएंगे और नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या बनेगा, एटम का जीरो, ठीक है, नॉट एटम, मटेरियल का मैग्नेटिक मोमेंट क्या बन जाएगा, जीरो, सही है भाई। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आपका फेरोमैग्नेटिक। अब यहां से हमारा शुरू होता है, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये मटेरियल हमारे काम का है भाई, तो इसको हम अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो देखिए दोस्तों, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ये क्या होते हैं बेसिकली, इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए मैंने कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रखी है मटेरियल के ऊपर, तो इनके जो एटम होते हैं वो ऑलरेडी मैग्नेटाइज होते हैं, मतलब ऑलरेडी एटम का अपना मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और इसमें कुछ डोमेन्स बने होते हैं। डोमेन समझते हो, जैसे कुछ घर बने होते हैं, आप ये मान लो, जैसे मेरे पास मटेरियल था, इसमें क्या हो रखे हैं, कुछ डोमेन्स बने हुए हैं, कुछ घर बने हुए हैं इस तरह के,
ठीक है। और इस घर में जितने भी बंदे होंगे, जितने भी एटम होंगे, उन सब का एटम का एक मैग्नेटिक मोमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए इधर है, इस डोमेन में जितने भी एटम थे उनका अपना मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में था, सबका एक अपना मैग्नेटिक मोमेंट होगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। कुछ इस तरह से। और जो दूसरा डोमेन है उसका अपना मैग्नेटिक मोमेंट होगा किसी डिफरेंट डायरेक्शन में। इनका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन आपकी डिफरेंट है, सही है। और जो और बाकी इसके साथ मतलब हर डोमेन का अपना जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में है। हर मटेरियल का अपना जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में। तो मटेरियल एज ए होल, हर डोमेन का बात कर रहा हूं मैं, हर डोमेन का मैग्नेटिक मोमेंट अलग है। तो मटेरियल एज ए होल अगर मैं बात करूं तो मटेरियल एज ए होल उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्या होगा बताओ? वो होगा मेरा 0। मटेरियल एज ए होल अगर मैं देखूं उसका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो 0 आएगा। तो ये मैंने डोमेन्स बनाए भी आपके सामने, ये डोमेन्स मैंने क्रिएट किए हैं, ठीक है। ये मेरे डोमेन मैंने बनाए हैं, ठीक है। तो आप सबको इसको बना सकते हो, थोड़ा सा मैं भी, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, अभी आप समझ गए होंगे ना। तो इसका इधर दिखा दो, इसका किधर इधर दिखा दो, किधर भी दिखा दो। तो बेसिकली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ऐसे डोमेन्स बने होते हैं, एटम का अपना मैग्नेटिक मोमेंट होता है और वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपका रहता है, ठीक है। एज ए होल मटेरियल का मैग्नेटिक मोमेंट कितना है? 0। तो कोई मैग्नेटिज्म ये शो नहीं करता। बट जैसे आपने कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, अब यहां पे इंटरेस्टिंग होगा, जैसे आपने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की नॉर्थ एंड साउथ, उससे क्या होगा? उससे डोमेन्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और इनकी जो ओरिएंटेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी सच दैट ये इसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इनकी जो ओरिएंटेशन आएगी हर एक डोमेन की, और इनके एटम जितने भी एटम्स हैं उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा वो उस तरह से स्विच करेगा, उस तरह से फ्लिप करेगा कि ये नेट आपका इसके साथ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। नेट अट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा, समझ आया? और स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? आपके स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं आपके बाहर से जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होती है उससे, ठीक है। जो आपने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे उससे स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे। और इन केस अगर आपने मान लीजिए, तो इसका मतलब जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया डोमेन खत्म हो जाएंगे, ये डोमेन खत्म हो गए, सारे के सारे एक तरफ आ जाएंगे। आप ये कह सकते हो कि ये सारे के सारे इधर बन जाएंगे, ठीक है। और नेट क्या होगा यहाँ पे? अगर बाहर से मैंने कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की नॉर्थ साउथ, तो यहाँ पे क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे अट्रैक्शन मेरा काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, समझिए भी पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड फिर हटा दी, सोचिए एक बार अप्लाई की और उसको फिर मैंने रिमूव कर दिया यहाँ से, तो रिमूव करने के बाद ये डोमेन्स फिर से नहीं बनते, ये ऐसा ही रहता है। इसका मतलब ये मैग्नेटाइज ही रहेगा, इसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म स्टोर रहेगा। ये पास्ट हिस्ट्री को याद किए हुए है कि पहले कौन से किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, तो उसके हिसाब से ओरिएंट कर गया अपने आप को। और जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड हटाई ये वैसा ही रहता है, ये इस तरह का नहीं बनता है, समझ आया? क्लियर हुआ मेरा पॉइंट? ये बिल्कुल वैसे ही रहेगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो आपका मेमोरी को स्टोर करते हैं, वो पास्ट हिस्ट्री को याद रखते हैं, समझ आया? इसलिए इन मैग्नेटिक मटेरियल को हम स्टोरेज में भी यूज करते हैं, स्टोरेज डिवाइस बनाने में यूज करते हैं। जैसे आपकी फ्लॉपी ड्राइव हो गया, आपका हार्ड ड्राइव होगी, ठीक है, जो मैग्नेटिक मेमोरी होती है, ठीक है। तो या फिर आपकी पहले टेप होती थी, एक ब्लैक टेप जिसमें कैसेट्स वगैरह जो होती थी, वीसीआर प्लेयर में जो होती थी, ठीक है, मोटी मोटी जो टेप होती है वो मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है, ब्लैक स्ट्रिप जो होती है ना। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो मेमोरी को स्टोर करते हैं। आप देख सकते हो कि मैंने मैग्नेटिज्म हटाया फिर भी कुछ ना कुछ अपना मैग्नेटिज्म ये मेंटेन रखते हैं। तो अब ये ऐसा ही रखेगा, ये अपना स्टोर रखेगा। अब ये जाएगा कब? मतलब ये अपना मैग्नेटिज्म कब खत्म करेगा बताइए? 2-3 तरीके से खत्म कर सकता है। या तो आप इसकी हैमरिंग करो, हैमरिंग करने से मतलब इसकी हैमरिंग मतलब इसमें पत्थर वत्थर मारो, इसको गिराओ, इसको वाइब्रेशंस इसमें क्रिएट करो, ठीक है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बोली, आगे आप देखना डीसी जनरेटर जब आप पढ़ोगे, शंट जनरेटर, तो उसमें यही कंसेप्ट मेरा यूज होगा, खासकर जब मैं आपको बताऊंगा कि
कई बार उसमें वोल्टेज बिल्डअप नहीं होती है डीसी जनरेटर में, उसका रीजन यहाँ पे आके टिकेगा बेसिक पे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो मैग्नेटिज्म इस मटेरियल ने स्टोर कर लिया अभी, वो कैसे हटेगा बताओ आप। अगर आप इसके हैमरिंग कर रहे हो इसकी, तो वापस डोमेन फिर से क्रिएट हो जाएंगे, या फिर आप गर्म कर दो इसको। अगर आप इसको गर्म करोगे तो तब भी इसका जो मैग्नेटिज्म है वो आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आपका मेमोरी को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। इनके इनमें जो पास्ट हिस्ट्री जो होती है उसको याद रखते हैं ये लोग, ठीक है ना। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। दूसरा, इनकी जो परमिएबिलिटी होती है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, म्यू आर, जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है वो विच इज 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी, ठीक है, वो आपकी काफी हाई होती है, ठीक है। म्यू आर जो होगा इसका वो काफी हाई होता है, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो म्यू आर होगा वो वेरी लार्ज होगा। इसका मतलब जो म्यू बनेगा इनका परमिएबिलिटी विच इज म्यू नॉट इनटू म्यू आर, वो भी क्या हो जाएगा, वो भी वेरी हाई हो जाएगा, ठीक है। वो भी मेरा वेरी हाई हो जाएगा। इस वजह से इनका जो रिलेक्टेंस होता है वो क्या हो जाता है बताओ, वो कम हो जाता है। इस वजह से इनका जो रिलेक्टेंस होता है, रिलेक्टेंस का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने अभी आपको। रिलेक्टेंस क्या होता था, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच ऑपोजिट्स द फ्लो ऑफ फ्लक्स। तो अगर किसी मटेरियल का म्यू हाई है तो क्या होगा, उसका रिलेक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनका रिलेक्टेंस बहुत कम होता है, उनमें फ्लक्स इजीली फ्लो कर पाएगा, ठीक है। उनमें फ्लक्स मेरा इजीली फ्लो कर सकता है मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। अब ये जो मटेरियल है ये हमारे काम का है, क्यों, क्योंकि हमें मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो कराना है, बेसिकली उसकी लाइंस को सेटअप कराना है। मैंने अगेन आपको मैं बता रहा हूँ, फ्लक्स कभी फ्लो नहीं करता है, बट हमें सेटअप करना है उस फ्लक्स लाइंस को, ठीक है। और वो कौन सी मटेरियल में बढ़िया से बेहतर तरीके से सेटअप हो सकती है, जिसका रिलेक्टेंस कम हो, जिसकी परमिएबिलिटी ज्यादा हो। तो बेसिकली इसकी परमिएबिलिटी वेरी लार्ज होती है। आप ये कह सकते हो कि कंपेयर टू एयर ये 1000 to 10,000 टाइम्स ज्यादा होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। उनकी परमिएबिलिटी 100 से लेकर 10,000 तक चली जाती है, ठीक है। बहुत लार्ज होती है। रिलेटिव परमिटिविटी की बात कर रहा हूँ, तो परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी की बात कर रहा हूँ, तो ओवरऑल परमिएबिलिटी भी क्या हो जाएगी बताओ, वो भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो हमने देखा कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। इसका एग्जांपल अगर आप दोगे तो आयरन एक इसका एक बढ़िया एग्जांपल है, ठीक है। स्टील, आयरन, ठीक है, ये आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आते हैं। इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हमारे यूजफुल है, हमारे काम की है, तो इसलिए हम इनको यूज करेंगे, ठीक है भाई। तो जरा देखते हैं दोस्तों। हाँ जी, डाउट है तो पूछिए। एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसमें रहेगा, ठीक है, एटम का इसमें रहेगा, तभी तो वो मैंने दिखाया है ना, ये सब एटम के मैग्नेटिक मोमेंट है भाई, ठीक है। ये जो एरो लगाई ना बेसिकली एटम का मैग्नेटिक मोमेंट है। एटम का अपना एक मैग्नेटिज्म बना हुआ है, एटम ने अपना मैग्नेटिक फील्ड पैदा की हुई है अपनी, ठीक है, आप समझ रहे हो। इसलिए मैं उसको बोल रहा हूँ एटम का मैग्नेटिक मोमेंट है, तो इसलिए, लेकिन वो इस तरह से डोमेन में, डोमेन बने हुए, घर बने हुए अपने अपने, कि भाई इस डोमेन में जो एटम है उनका सबका मैग्नेटिक मोमेंट उधर है, इस डोमेन में जितने भी एटम है उनका इधर है, ठीक है। ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट क्या है पूरे मटेरियल का, वो मेरा जीरो है। ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट मेरा मटेरियल का जीरो है। तो जब आप एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो डोमेन खत्म हो जाएंगे और ये इस तरह का बन जाएगा, और जब आप हटाओगे तो ये वैसा ही रहेगा, ये पास्ट को याद रखेगा। इसलिए इनको किस में यूज करते हैं, स्टोरेज में, मेमोरी स्टोरेज के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। इसमें स्टोरिंग कैपेबिलिटी होती है, ये स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये पास्ट हिस्ट्री को स्टोर करता है, ठीक है भाई। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको बताया कि डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। अब मैं आपको 2-3 टर्म और एक्सप्लेन करूंगा, और वो है मेरा आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डेंसिटी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी या फ्लक्स डेंसिटी। तो उसको जरा देखते हैं दोस्तों। मैं रब कर दूं, इसको मैं रब कर रहा हूं। देखिए इंटेंसिटी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इस मटेरियल पे मैं फिर से आऊंगा, अभी आगे हमारा ये जो पूरा मशीनरी है इसमें हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को ही ज्यादा वैल्यू देंगे भाई, क्योंकि वही हमारे काम का है, ठीक है। और वो काम का इसलिए है बिकॉज उसमें क्या होता है बताओ जरा, उसमें आपका जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है, जो म्यू होता है उसका, वो वेरी लार्ज होता है, इसलिए हम इस मटेरियल को लेके चलेंगे, ठीक है भाई। मैं 2-3 टर्म और डिफाइन कर रहा हूं आपको, और फिर मैं वापस मैग्नेटिक मटेरियल पे आऊंगा। और एक टर्म है डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या फील्ड डेंसिटी आप ये कह सकते हो, बी, इसको हम बी से दिखाते हैं। तो बी बताइए क्या होगा, बी क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, आप ये कह सकते हो, ठीक है। फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, ये मेरा बी बनेगा,
ठीक है भाई, फाई बाई ए, ये मेरा बी बनेगा। ठीक है, डेंसिटी मतलब घनापन, ठीक है, इंटेंसिटी का मतलब तीखापन होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच क्या बनेगा बताओ जरा। एच जो होगा वो होगा एन आई मतलब एम एम एफ डिवाइड बाई मीन पाथ लेंथ एल। ठीक है, एम्पियर टर्न्स पर मीटर, एम्पियर टर्न्स पर मीटर, ठीक है ना, आप ये कह सकते हो एम्पियर टर्न्स पर मीटर, एन आई बाई एल। ठीक है, और ये किस में होगा, बी टेस्ला में या वेबर पर मीटर स्क्वायर। फ्लक्स मेरा वेबर में होता है, एरिया मेरा मीटर स्क्वायर में, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर में फ्लक्स डेंसिटी मेरा बनेगा। बोलिए दोस्तों, सही है भाई। अब फ्लक्स मेरा क्या होता है, फ्लक्स होता है एन आई बाई रिलेक्टेंस और नीचे एरिया, जिस एरिया में से आपका मैं डेंसिटी देखना चाहता हूं डिवाइड बाय मैंने एरिया कर दिया। ठीक है भाई, जैसे मान लीजिए मैं ये बोलूं कि भाई मेरे पास ये मटेरियल है कोई, इसको फेरोमैग्नेटिक मत मानिए, कोई भी अलग तरह का मटेरियल मान लीजिए इस तरह का मेरे पास कोई मटेरियल है। ठीक है जी, कोई मैग्नेटिक मटेरियल है और मैंने ऐसे टर्न्स लगा दी इसके ऊपर, तो अब करंट दिया मैंने, तो करंट दिया, एन टर्न्स इसके पास है, तो सबसे पहले क्या बनेगा, करंट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स करोगे तो क्या बनेगा, एमएमएफ। और एमएमएफ अगर आएगा, इसका देखो ये एरिया है, इसका अपना रिलेक्टेंस भी होगा पाथ का। मान लीजिए इस पाथ में फ्लक्स फ्लो कर रहा है, एक मिनट ऐसे मान लो, ठीक है, इस पाथ में आपका फ्लक्स फ्लो कर रहा है, इसका एरिया है ए मान लीजिए, ठीक है, इसका एरिया ए ले लीजिए। तो अगर मैं बोलूं कि यहां से जो फ्लक्स डेंसिटी आएगी बी, वो क्या बनेगी, जितनी लाइंस यहां से निकल रही हैं, देख लो यूनिट एरिया से कितनी निकल रही है, ए एरिया में से अगर 5 लाइंस निकल रही है तो यूनिट एरिया से क्या होंगी, 5 बाई ए। ठीक है, और फ्लक्स क्या बनेगा बताओ, फ्लक्स होता है एन आई बाई रिलेक्टेंस, जो पाथ, जिस पाथ में फ्लक्स फ्लो कर रहा है, सोचिए इसी पाथ में फ्लो कर रहा है बस सारा का सारा फ्लक्स, तो मैं बोलूंगा एमएमएफ डिवाइड बाई रिलेक्टेंस इनटू एरिया। एरिया तो नीचे था ना, वो एरिया मैंने पहले से ही कर दिया। ठीक है भाई, तो ये मेरा क्या आ गया, बी। अब सुनो, रिलेक्टेंस क्या होता है जरा बताएंगे, एल बाई म्यू ए। ए मेरा यही था, इस पाथ का रिलेक्टेंस देख रहा था मैं, ठीक है, ए मेरा एरिया था और नीचे क्या है बताओ, नीचे ए हो रहा है, नहीं समझे क्या, तो ए से ए कट गया तो क्या बना बताओ जरा, ये एन आई बाई एल इंटू म्यू, नहीं समझे क्या, और एन आई बाई एल क्या होता है, एच, तो बी इज इक्वल टू क्या बन गया, आप क्या कह सकते हो बताओ जरा, बी इज इक्वल टू म्यू एच, ध्यान दीजिएगा, बी इज इक्वल टू म्यू एच, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि बी और एच में क्या रिलेशनशिप है, वैसे आपको पता भी होगा बी इज इक्वल टू म्यू एच होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, बी इज इक्वल टू म्यू एच, मैं रब कर दूं भाई, इसको रब कर दूं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि बी क्या होता है, एच क्या होता है, एच होता है इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब तीखापन। ठीक है, तीखापन, डेंसिटी का मतलब घनापन। ठीक है, तो हमने देखा बी और एच के बीच क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, दूसरा हमने देखा एमएमएफ क्या होता है, हमने देखा फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, फ्लक्स को बी से भी निकाल सकते हो आप, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, यहां से मेरा मैग्नीट्यूड आएगा भी, ये ध्यान रखना, यहां से मेरा मैग्नीट्यूड निकलेगा, इसमें मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू क्या बनेगा, बी डॉट ए, ये बनेगा, क्योंकि फ्लक्स मेरा स्केलर है। ठीक है, तो यहां पे स्केलर ही लो, क्योंकि वेक्टर से डिवाइड नहीं करते कभी भी, तो स्केलर से लिखोगे तभी ये मैग्नीट्यूड आएगा फिर बी का। ठीक है ना, तो इस तरह का बनेगा दोस्तों। अगर मुझे फ्लक्स निकालना हो तो मैं इस तरह से निकालूंगा, बी डॉट ए। ठीक है, और अगर मान लीजिए एरिया मेरा डिपेंडेंट है, अगर बी मेरा डिपेंडेंट है एक्स वाई जेड पे, एरिया भी एक्स वाई जेड पे डिपेंडेंट है, तो आप क्या करोगे, फ्लक्स निकालने के लिए फिर क्या करोगे बताओ जरा, आप इंटीग्रेशन का यूज करोगे, बी डॉट डी ए या बी डॉट डी एस लिख लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, बी डॉट डी ए, इस तरह से हम फाई निकालेंगे। ठीक है, जिस एरिया में भी आपको निकालना हो। क्लियर है भाई, बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको बताया कि फ्लक्स हम कैसे निकालते हैं, बी क्या होता है, एच क्या होता है, और अपना एमएमएफ से कैसे जुड़े हुए हैं ये सारी चीजें। ठीक है भाई, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए, एक और चीज है, नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए मैग्नेटिक मैग्नेटाइजेशन कर, आप लिखिए मैग्नेटाइजेशन कर। नेक्स्ट हम देखते हैं मैग्नेटाइजेशन कर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मैग्नेटाइजेशन कर, या बीएच कर आप इसको बोल सकते हो, बीएच कर। तो मैं कुछ छोटी छोटी टर्म्स पहले आपको पढ़ा रहा हूं भाई, पहले इनको एक बार समझिए। ठीक है, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे मैग्नेटाइजेशन कर और बीएच कर। ठीक है भाई, ये देखते हैं बीएच कर,
देखिए दोस्तों, सोचिए मेरे पास कोई मैग्नेटिक मटेरियल था, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ले लो, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। अब मैंने क्या किया, सुनिए, मैंने यहाँ पे करंट देना स्टार्ट किया इसको, आई, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स एन लगी हुई थी मान लीजिए यहाँ पे, और मैंने क्या किया, मैंने करंट को बढ़ाना स्टार्ट किया। मैं देखना चाहता हूँ फ्लक्स, यहाँ पे फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो सेटअप हो रही है वो, और उसका कर्व देखना चाहता हूँ करंट के साथ कैसे बनेगा, फ्लक्स वर्सेस करंट देखना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला, मैंने इस तरह का सेटअप किया और एन टर्न्स मैंने लगा दी, करंट को मैं बढ़ाते जा रहा हूँ। जैसे जैसे मैं करंट को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे क्या होगा, जो लाइंस हैं आपकी फील्ड लाइंस वो भी क्या होंगी बताओ, वो भी आपकी बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। तो वो आपकी लीनियरली ऐसे इंक्रीज करेगा, क्योंकि फ्लक्स जो है वो करंट के साथ लीनियरली इंक्रीज कर रहा होता है। फाई इज इक्वल टू क्या होता है, एन आई बाई रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस अगर मैं कांस्टेंट मान लूँ इस मटेरियल का, सोचिए तो क्या होगा बताओ, जो फ्लक्स है मेरा वो क्या होगा, करंट के साथ लीनियरली राइज करेगा। बट धीरे धीरे क्या होगा, वो धीरे धीरे फ्लक्स सैचुरेट हो जाएगा, धीरे धीरे मटेरियल सैचुरेट हो जाएगा। इसका मतलब मटेरियल की एक लिमिट होती है कि आप करंट को कितना भी राइज करते जाओ, एक पॉइंट के बाद आपका जो फ्लक्स है वो ज्यादा राइज नहीं कर पाएगा, समझ आया। इसको हम बोलते हैं सैचुरेट होना, कि भाई मटेरियल मेरा सैचुरेट हो जाएगा। और इसी कर्व को हम BH कर्व बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर BH कर्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि B इज प्रोपोर्शनल टू फाई, तो इसको मैं B लिख सकता हूं, क्योंकि जैसे फाई बढ़ेगा वैसे B बढ़ेगा नहीं। एंड I इज प्रोपोर्शनल टू H, क्योंकि H में क्या होता है, NI बाई L होता है, ठीक है। तो यहाँ पे I की जगह पे क्या लिख दो, H लिख दो, तो आप इसको BH कर्व बोल सकते हो, ठीक है भाई, आप BH कर्व बोल सकते हो इसको, ठीक है। इसको मैग्नेटाइजेशन कर्व भी बोल सकते हो, इट इज नोन एज BH कर्व, सही है भाई। तो ये हर मटेरियल का अपना BH कर्व होता है। दूसरी एक और बात देखिए, अगर ये BH कर्व है, अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि ये BH कर्व मैं ले लूं इसको, तो इस कर्व का जो स्लोप आएगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा बताओ। मैं जानता हूं B इज इक्वल टू म्यू एच होता है, तो B को मैं y लिख दूं, y इज इक्वल टू, इसको x लिख दूं h को, तो ये क्या बन गया, y इज इक्वल टू mx। इसका मतलब जो स्लोप होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा बताओ जरा, इसका जो स्लोप होगा वो म्यू को रिप्रेजेंट करेगा। म्यू इज माई स्लोप, स्लोप ऑफ दिस लाइन, ठीक है भाई। और ध्यान से देखिए, स्लोप जो है वो बदल रहा है, स्लोप जो है वो बदल रहा है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि म्यू विच इज परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल इज डिपेंडेंट ऑन करंट और H, ठीक है। H एंड B, कितने H पे आप यूज कर रहे हो, कितना आप करंट सप्लाई कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा इसकी परमिएबिलिटी, ठीक है। या आप कह सकते हो रिलेक्टेंस, रिलेक्टेंस डिपेंड करेगा कि जितना आप H ज्यादा लगाओगे, आप देखो क्या हो रहा है, स्लोप क्या होता जा रहा है बताओ जरा, स्लोप कम होता जा रहा है ना, नहीं। अगर स्लोप कम होगा तो म्यू की वैल्यू भी क्या होती जाएगी बताओ, कम होती चली जाएगी। और अगर म्यू मेरा कम होगा तो रिलेक्टेंस की वैल्यू क्या फर्क पड़ेगा बताओ जरा, L बाई म्यू ए। म्यू मेरा कम होता जा रहा है तो रिलेक्टेंस आपका बढ़ता चला जाएगा, समझा। रिलेक्टेंस की वैल्यू आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो आप ये कह सकते हो रिलेक्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन करंट और मे बी H, और आप ये कह सकते हो करंट, ठीक है। तो जो मेरा रिलेक्टेंस होगा वो कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं होती, वो H पे डिपेंड करती है, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर मैं देखूं तो रेजिस्टेंस क्या होता था बताओ जरा, इट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड I, ठीक है। ये फर्क है दोनों में, इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है, रिलेक्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन H, ठीक है, H पे डिपेंड करेगा, कौन से पॉइंट पे आप ऑपरेट कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा, जबकि रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता था V और I पे। एक और डिफरेंस है, करंट आपका फ्लो करता है, फ्लक्स आपका फ्लो नहीं करता है, फ्लक्स सेटअप होता है। क्योंकि कोई चीज जब फ्लो करती है तो कहीं से कम होती है, कहीं पे बढ़ती है, ठीक है ना। लेकिन आपका जो फ्लक्स है वो अगर फ्लो करेगा तो सोचिए, एक मान लीजिए नॉर्थ टू साउथ फ्लो कर रहा है, तो ऐसा कभी होता है कि नॉर्थ कम होता जा रहा है और साउथ बढ़ता जा रहा है, ऐसा कभी होता है क्या। जबकि करंट में ऐसा होता है, करंट में एक चार्ज फ्लो करता है तो चार्ज कहीं से निकलता है दूसरी जगह जाता है, इसका मतलब एक जगह से कम हो रहा है दूसरी जगह पे क्या हो रहा है, फिर वो बढ़ रहा है कहीं पे, ठीक है, या न्यूट्रलाइज हो रहा है, आप ये कह सकते हो, ठीक है ना, समझा मेरा पॉइंट। तो मैंने बोला कि करंट जो है फ्लो होता है, फ्लक्स सेटअप होता है, फ्लक्स फ्लो नहीं करता। एक और चीज, रेजिस्टेंस में हीट लॉस होता है, रेजिस्टेंस हीट लॉस देता है, क्या रिलेक्टेंस हीट लॉस देता है क्या, नहीं जी, रिलेक्टेंस में लॉस नहीं होता, वो पावर लॉस नहीं देता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये 2-3 डिफरेंस है इसके, उनको आप क्लियर कीजिएगा कि क्या डिफरेंस है मेरे पास, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि दोनों में क्या फर्क है, मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट में, और मैंने आपको बताया BH कर्व क्या होता है, ठीक है, BH कर्व क्या होता है। तो हमने देखा कि किस तरह से अगर मैं करंट बढ़ाऊंगा तो फ्लक्स मेरा कैसे बढ़ेगा मटेरियल का, एक टाइम तक तो लीनियर रहेगा, ठीक है, और उसके बाद सैचुरेट होना शुरू कर देगा।
इस सैचुरेट होने का क्या मतलब होता है, कई बार से आप लोग सैचुरेट हो जाते हो, मतलब आपने लंबा टाइम तक पढ़ते रहते हो तो क्या होता है, बस सुन रहे होते हो, वो दिमाग में नहीं जा रही होती चीजें, मतलब आपका माइंड जो है वो सैचुरेट हो गया, ठीक है। आप कितना भी बढ़ाइए करंट को, आपका जो फ्लक्स है वो नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है, जो लाइन्स है वो उतनी ही रहेंगी, उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन, ठीक है भाई, समझ आए आप लोगों को। बोलिए आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि BH कर्व क्या होता है। हर मटेरियल का अपना BH कर्व होता है, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल का। अगर मैं एयर की बात करूं तो एयर जो है वो सैचुरेट नहीं होती। एयर की परमेबिलिटी क्या होगी बताओ जरा, वेरी लो। म्यू जो होता है वो वेरी लो होता है, रिलक्टेंस वेरी हाई होता है एयर का। एयर का म्यू जो होगा वो बहुत कम होगा, और मतलब लेस देन 1 आप कह सकते हैं। एयर सैचुरेट नहीं होगी। इसका मतलब अगर मैं एयर का BH कर्व बनाऊंगा तो मैं ये कह सकता हूं ऐसे रहेगी वो, और बिल्कुल बिल्कुल नीचे की तरफ रहेगी। एयर कभी सैचुरेट नहीं होती, समझ आया भाई, एयर में सैचुरेशन नहीं होगा, ठीक है। अभी मैं आपको एयर का इफेक्ट दिखाऊंगा, अभी आपको ये चीज मैं आपको एक्सपेरिमेंटली आपको मैं दिखाऊंगा ये सब चीजें। एयर सैचुरेट नहीं होती, ठीक है, आप कितना भी H को बढ़ाओ आपका B प्रोपोर्शनली बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। एयर का जो तो इसका स्लोप बहुत कम है, स्लोप बहुत कम है तो म्यू बहुत कम आएगा, और अगर म्यू कम आएगा तो रिलेक्टेंस क्या आएगा फिर बताओ, वो लार्ज आएगा। तो एयर का रिलेक्टेंस ज्यादा होता है तो उसमें ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइन सेटअप नहीं हो पाती, एयर में ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइन सेटअप नहीं हो पाएंगे, समझ आया भाई। चलिए बहुत बढ़िया। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से BH कर्व होता है, किस तरह हम इसका क्या मीनिंग होता है BH कर्व। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एक और चीज देखिए, मैं रब कर दूं क्या, इसको रब कर दूं भाई। तो मैंने देखा BH कर्व के बारे में, ठीक है। अब सुनो, बहुत सारे मटेरियल ऐसे होते हैं जिनका BH कर्व शार्प होता है, मतलब ऊपर होता है। तो इसका मतलब क्या है, वो हाईली वो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक मटेरियल है, उनका परमिबिलिटी बहुत हाई है। कुछ मटेरियल का ऐसा होता है BH कर्व एकदम से स्टीप होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इनका जो म्यू है वो क्या है बताओ जरा, स्लोप म्यू इज हाई। अगर म्यू मेरा हाई रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा बताओ जरा, इनका रिलेक्टेंस कम होगा, ठीक है, इनका रिलेक्टेंस कम होगा। तो अब सुनो मेरी बात, जैसे जो मशीनें होती हैं उनमें जो भी आप इलेक्ट्रिकल मशीन्स पढ़ोगे, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, आपका मोटर होगी जितनी भी, ठीक है, उनमें जो मटेरियल यूज करते हो जिनमें फ्लक्स फ्लो करता है वो मटेरियल कौन सा होना चाहिए बताओ, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए, ठीक है, आयरन या स्टील इन सब का बना होना चाहिए, समझ रहे हो मेरा पॉइंट। तो उससे क्या हो जाएगा, रिलेक्टेंस आपका म्यू उसका बढ़ जाता है स्टील का, ठीक है, आयरन का म्यू बढ़ जाएगा तो रिलेक्टेंस क्या हो जाएगा, कम। इसका मतलब उनमें फ्लक्स जो है वो मेरा इजीली फ्लो कर सकता है, समझ आया अभी, ध्यान दीजिएगा। तो क्यों हम इन मटेरियल के पीछे पड़े हुए हैं तो वो आप समझिए, बहुत बढ़िया। तो मैंने बताया अभी BH कर्व क्या होता है और कैसे हम BH कर्व को देख सकते हैं, ठीक है। आगे लिखिए मैग्नेटिक सर्किट। अब जरा इसको देखते हैं, मैग्नेटिक सर्किट को। मैग्नेटिक सर्किट्स, इनको जरा देखते हैं एक बार। मैं इस चीज पे आपको एक्सपेरिमेंट कराऊंगा कि भाई किस तरह का मेरे जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनमें फ्लक्स कैसे इजीली फ्लो कर सकता है, ठीक है। मैं भी क्यों ना हम देख ही ले। तो चलिए मैं एक एक्सपेरिमेंट आपको जरा परफॉर्म कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए दोस्तों मेरे पास, तो मैं चाहता हूँ सुरेंद्र जी इसको दिखाएं एक बार। देखिए मेरे पास कुछ टर्न्स मैंने लगा रखी हैं, देखिएगा यहाँ पे देखिए मेरे पास ये कुछ टर्न्स लगी हुई है इसके अंदर, ठीक है ना। आप यहाँ से भी समझ सकते हो, ये जैसे मैंने कुछ टर्न्स लगा रखे हैं, ठीक है। या सिंपल अगर आप देखना चाहें तो ये भी मैंने एक सोलेनॉइड हमने बनाया हुआ है, ठीक है, इंडक्टर आप ये कह सकते हो। तो इसमें कुछ टर्न्स लगी हुई हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर फिलहाल एयर है, ठीक है। तो एयर की जो परमिबिलिटी होती है वो क्या होती है बताओ, बहुत कम होती है। परमिबिलिटी अगर बहुत कम हुई तो रिलेक्टेंस क्या होगा, बहुत हाई होगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको सप्लाई दूंगा तो जो फ्लक्स लाइंस आएंगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं आएंगी, समझ रहे हो। जो फ्लक्स लाइंस बनेंगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगी, वो वेरी वीक फ्लक्स लाइंस बनेंगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं आयरन डाल दूं इसके अंदर फिर क्या होगा बताओ, वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी, ठीक है। दूसरी बात, आयरन को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पसंद करता है। आयरन अगर मैं डालूंगा इसके अंदर तो आप देखेंगे कि जो आयरन है उसको अपनी अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ये क्यों ऐसा करेगा, क्योंकि आयरन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या होता है बताओ जरा, नेट अट्रैक्शन होता है। तो इसलिए वो क्या होगा, वो अट्रैक्ट होगा, वो इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है।
और इसको निकलने नहीं देगा। वो क्यों नहीं निकलने देगा? जब अट्रैक्ट करेगा तो निकलने थोड़ी ना देगा, ऑब्वियसली। ठीक है। दूसरा, मैं एक और लॉजिक से ये कह सकता हूं कि क्योंकि आयरन का जो मटेरियल होता है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, उसका रिलक्टेंस कम होता है, और फ्लक्स को ऐसा पाथ चाहिए जिस पाथ का रिलक्टेंस क्या हो? कम हो। तो अगर आयरन आप बाहर से इसको दिखा रहे हो तो फ्लक्स बोलेगा तुम बाहर क्या कर रहे हो, तुम अंदर आओ, सो दैट मेरा जो पाथ का जो रिलक्टेंस है वो क्या हो सके? कम हो सके। समझ आया? तो अगर मैं इसको निकालने की भी कोशिश करूंगा एक बार तो वो निकलने नहीं देगा, क्योंकि ये उसके पाथ का जो रिलक्टेंस है, मिनिमम रिलक्टेंस बनाए हुए उसके पाथ को, उसके पाथ का जो रिलक्टेंस है उसको मिनिमाइज किए हुए है। तो ये बोलेगा तुम बाहर क्यों जा रहे हो, उसको जाने नहीं देगा बाहर। आप समझ रहे हो? आप इसको एनर्जी के टर्म्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। मैं आपको फ्यूचर में इसी कंसेप्ट को एनर्जी के टर्म्स में भी दिखाऊंगा, मिनिमम एनर्जी स्टेट में आएगा। ठीक है ना? तो वो चीज़ हम बाद में देखेंगे। खैर, फिलहाल आप इसको इस तरह समझिए कि यहाँ पे एक बार मैं अपना एयर रखूंगा और एक बार मैं आयरन लगाऊंगा। ठीक है? और दोनों से देखते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मेरी बनती है। ठीक है ना? तो चलिए, उसके लिए मैं एक काम करता हूं, इसमें मैं सप्लाई दे रहा हूं। अब सप्लाई में एसी भी दे सकता हूं और डीसी भी सप्लाई दे सकता हूं। ठीक है? तो एक बार जरा बोर्ड पे आइए, मैं जरा दोनों का इफेक्ट दिखाता हूं, एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई में क्या होगा, दोनों को देखते हैं। ठीक है? तो मैग्नेटिक सर्किट पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा एक बार वही, हालांकि ये भी मैग्नेटिक सर्किट ही हैं सारे के सारे। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि मेरे पास कोई आयरन रोड है। ठीक है? अब जरा देखिए, मैं जो सप्लाई दूंगा वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके हिसाब से पोल बनेंगे, उसके हिसाब से फील्ड लाइंस बनेंगी, उसके हिसाब से फील्ड लाइन सेटअप होंगी। मान लीजिए मैंने डीसी सप्लाई दे दी इसको। डीसी सप्लाई अगर मैं दूंगा तो देखो, इस कॉइल का अपना एक रेजिस्टेंस भी होगा। ठीक है? इस कॉइल का अपना एक रेजिस्टेंस भी होगा। मतलब ये आइडियल केस नहीं है अभी, क्योंकि अगर आइडियल केस होता तो डीसी सप्लाई दूंगा तो ये इंडक्टर बना हुआ है, और इंडक्टर के अक्रॉस अगर मैं डीसी सप्लाई लगाऊंगा तो आपने पढ़ा होगा मे बी नेटवर्क थ्योरी में। ठीक है? ये आपका करंट जो है वो लीनियरली राइज करेगा। जैसे स्विच क्लोज करोगे, आपका जो करंट होगा वो आपका टाइम के साथ क्या होता चला जाएगा? बढ़ते ही चला जाएगा। ठीक है? टाइम के साथ करंट आपका बढ़ते ही चला जाएगा, लीनियरली राइज होगा। बट आइडियल इंडक्टर तो कभी होता नहीं है। इंडक्टर क्या बताओ, आइडियली क्या हम लोग प्रैक्टिकली हम क्या लेते हैं? एक रेजिस्टेंस भी होगा। सही है? तो अगर रेजिस्टेंस होगा और मैं डीसी सप्लाई लगा रहा हूं तो अल्टीमेटली क्या होगा बताओ जरा? करंट पहले जैसे स्विच ऑन करोगे करंट आपका एक्सपोनेंशियली राइज करेगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा बताओ? कांस्टेंट। बट मैं तो स्टडी स्टेट एनालिसिस कर रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं इसमें जो करंट आएगा वो भी कैसा आएगा? कांस्टेंट आएगा। ठीक है भाई? स्टडी स्टेट में अगर कॉइल का अपना मैं रेजिस्टेंस भी ले लूं, अपना रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टेंस दोनों ले लूं, तो उसका अपना क्या होगा? एक रेजिस्टेंस होगा और एक अपना इंडक्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस होने की वजह से जो करंट है वो क्या हो जाएगा बताओ? कांस्टेंट। इसका मतलब जो करंट आएगा वो मेरा स्टडी स्टेट में कांस्टेंट करंट बनेगा यहाँ पे। अब आप सोचिए, अगर मेरा करंट कांस्टेंट है तो एमएमएफ जो आएगा वो भी क्या आएगा बताओ जरा? एमएमएफ जो आएगा वो भी मेरा कांस्टेंट आएगा, N × I0। सही है? एमएमएफ मतलब एम्पियर टर्न्स आप ये कह सकते हो। जो फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा फिर? फ्लक्स लाइंस, वो भी कांस्टेंट बनेंगी लाइंस। ठीक है? नंबर ऑफ टर्न्स इनटू डिवाइड बाय रिलक्टेंस। रिलक्टेंस जो भी पाथ है, जिस पाथ में से फ्लक्स फ्लो करेगा उसका कुछ रिलक्टेंस होगा, तो रिलक्टेंस भी मेरा कांस्टेंट है। रिलक्टेंस नहीं वेरी करेगा अगर मैं करंट को कांस्टेंट रख रहा हूं तो। ठीक है? एक पॉइंट BH कर्व का एक पॉइंट यूज होगा ना। आप सोचिए ना, जो मटेरियल है मेरा, इस मटेरियल का अपना एक BH कर्व होगा। सही है? तो मैं एक पर्टिकुलर करंट पे ऑपरेट कर रहा हूं, तो आपका जो पॉइंट है वो तो फिक्स ही है। आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? मैं वेरी थोड़ी ना कर रहा हूं कि भाई करंट को वेरी करूंगा तो मेरा म्यू जो है वो वेरी करेगा, रिलक्टेंस वेरी करेगा, ऐसा नहीं। ठीक है ना? मैं एक करंट कांस्टेंट करंट पे ऑपरेट कर रहा हूं तो मेरा रिलक्टेंस कांस्टेंट रहेगा, मेरा एमएमएफ कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी क्या रहेंगी बताओ? कांस्टेंट रहेंगी। जो फ्लक्स है वो भी मेरा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब यहां से कांस्टेंट लाइंस निकल ऐसे सेटअप हो रखी होंगी बाहर की तरफ, और यहां पे वही कांस्टेंट लाइन अंदर की तरफ आ रखी होंगी। तो आप ये कह सकते हो नॉर्थ और ये साउथ। आप ये कह सकते हो नॉर्थ से लाइन निकल के साउथ की तरफ आती है। फ्लो नहीं हो रही है भाई, ध्यान देना, सेटअप हो गई है ये। हम बस डायरेक्शन दे देते हैं उनमें, और कुछ नहीं बस। ठीक है? इस तरह की लाइंस मेरी सेटअप हो जाएंगी। सही है भाई? जहां से निकलती हैं वो नॉर्थ बोलते हैं, जहां पे एंटर करती हैं वहां पे उनको मैं साउथ बोलता हूं। ठीक है? ध्यान दीजिए। तो इस तरह मेरा सेटअप हो जाएगा नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है? और ये लाइंस मेरी कांस्टेंट रहेंगी। इसका मतलब नॉर्थ एंड साउथ परमानेंट टाइप का बन जाएगा। इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है? जो हम जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं। ठीक है? नॉर्थ एंड साउथ बन जाएगा। अगर मैं डीसी सप्लाई दे रहा हूं तो, अगर यहीं पे मैं एसी सप्लाई दे रहा होता तो क्या होता? अगर मैं यहीं पे ऑल्टरनेटिंग सप्लाई दे रहा होता तो क्या होता? जरा देखिए,
अगर ये मेरी सप्लाई ऑल्टरनेटिंग होती, इसको अगर मैं ऑल्टरनेटिंग कर देता, तो जो करंट आएगा वो भी क्या बनेगा मेरा, वो ऑल्टरनेटिंग आएगा, आई एम साइन ओमेगा टी। मान लीजिए करंट मेरा आई एम साइन ओमेगा टी आ रहा है, अब कॉन्स्टेंट नहीं आ रहा, ठीक है। तो चलिए मैं ऑल्टरनेटिंग सप्लाई के लिए दिखा रहा हूं। अब हालांकि ऑल्टरनेटिंग के लिए बीएच कर्व वैलिड नहीं रहेगा, ऑल्टरनेटिंग सप्लाई के लिए मेरा जो कर्व है वो बीएच कर्व नहीं रहेगा, वो फिर कर्व दूसरा बनेगा जिसको हम हिस्टेरेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हिस्टेरेसिस कर्व क्या होता है, वो बाद में देखेंगे। बट जरा देखिए, अगर मेरा मटेरियल ऐसे है और मैं एसी सप्लाई दे रहा हूं, ठीक है, एसी सप्लाई दूंगा तो क्या होगा वो जरा देख लेते हैं। मैंने क्या किया, यहां पे सप्लाई एसी दे दी, तो अगर मैं एसी सप्लाई दूंगा दोस्तों, तो एसी सप्लाई के केस में क्या होगा बताओ, एसी सप्लाई दोगे तो क्या होगा बताओ, जो करंट आएगा वो कैसा आएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट आएगा, आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है भाई, करंट आएगा मेरा आई एम साइन ओमेगा टी, और नंबर ऑफ टर्न्स है मेरे पास n, तो एमएमएफ जो बनेगा वो क्या बनेगा, n इंटू आई एम साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई रिलेक्टेंस, ये क्या बन जाएगा मेरा पास, फाई टी। सही है भाई। अगर मैं बीएच कर्व को ही मान के चलूं, ठीक है, तो मैंने बोला कि करंट अगर ऑल्टरनेटिंग है तो फ्लक्स करंट के ही प्रोपोर्शनल होता है। हालांकि इसमें कोई बदलाव आएगा, अभी आप देखना, करंट फ्लक्स जो है वो करंट के प्रोपोर्शनल नहीं बनेगा, वो थोड़ा सा सिचुएशन बदलेंगे अभी आगे देखना फ्यूचर में, ठीक है। तो चीजें बदलेंगी, ठीक है, देखते हैं। तो मैंने बोला फ्लक्स जो होगा वो n इंटू आई एम साइन ओमेगा टी बाई रिलेक्टेंस, ये बनेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ फाई टी को, क्या, फाई टी को लिख सकता हूँ फाई एम साइन ओमेगा टी। सही है, इसको मैंने फाई एम लिख दिया। तो इसका मतलब मैंने क्या देखा कि मेरा जो फ्लक्स लाइंस है वो ऑल्टरनेट कर रही है, वो टाइम के साथ अब यहाँ पे बदल रही है। अगर मेरा ऑल्टरनेटिंग करंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक केस में क्या होंगे लाइंस बताओ, ज्यादा बढ़ती जाएंगी टाइम के साथ, जब करंट बढ़ेगा तो इसका मतलब फ्लक्स भी बढ़ेगा। सेम फेज में देखो, जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे फ्लक्स भी बढ़ रहा है। साइन ओमेगा टी यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी आया, ठीक है। तो जब करंट बढ़ेगा वैसे ही फ्लक्स बढ़ेगा, और करंट कम होगा तो वैसे फ्लक्स कम होगा, और जब करंट उल्टा होगा फ्लक्स उल्टा हो जाएगा। समझ आया, इस तरह का फ्लक्स बनेगा। अब ये फ्लक्स की जो डायरेक्शन होती है देखते कैसे हैं, इसको कैसे हम देखा जाता है कि फ्लक्स किधर से निकलेगा किधर है। अगर करंट मेरा लूप में ऐसे आ रहा है ना, तो बस आपको कुछ नहीं करना, राइट हैंड का यूज करना है और करंट की डायरेक्शन में हाथ घुमा दो, तो जो थंब आएगा वो क्या आएगा बताओ जरा, वो फ्लक्स की डायरेक्शन दे देगा आपको, ठीक है। तो करंट ऐसे आ रहा है, बाहर से देखो ना कैसे कैसे आ रहा है, बाहर से पीछे जा रहा है, तो राइट हैंड को बाहर से पीछे की तरफ घुमाइए, थंब जो आएगा ये आपको फ्लक्स की डायरेक्शन दे देगा। समझ आया। तो हमने देखा कि किस तरफ मेरा फ्लक्स आएगा, ठीक है, और कैसा फ्लक्स होगा। अगर करंट मेरा ऑल्टरनेटिंग है आई एम साइन ओमेगा टी, तो फ्लक्स भी मेरा ऑल्टरनेटिंग आएगा फाई एम साइन ओमेगा टी। समझ आया भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो, आगे बढ़ सकते हैं, चले आगे। चलिए दोस्तों, तो मैंने आपको बताया कि भाई फ्लक्स कैसा बनता है। अब यहां पे आइए जरा एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं, ठीक है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट में अगर मैं बताऊं आपको, तो मेरे पास एक केस में एयर है और एक केस में आयरन है, ठीक है। तो मैं आपको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का असर दिखा रहा हूं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लगाने से क्या होता है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक बार इसमें डीसी दे रहा हूं, मैं पहले डीसी का इफेक्ट देखना चाहता हूं। तो डीसी में अगर मैं इसको डीसी सप्लाई दूं और मैं इसको एयर दूं, बीच में एयर अगर मैं करूंगा, तो नंबर ऑफ लाइंस जो सेटअप होंगी वो ज्यादा नहीं हो पाएंगी, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं बन पाएगी। आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट। तो उस स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड को मैं कैसे मेजर कर सकता हूं बताओ। ऑब्वियसली मैं कुछ अट्रैक्शन से देख सकता हूं कि कोई किसी आयरन को कितना अट्रैक्ट कर रहा है वो, ठीक है, उस तरीके से देख सकता हूं। और एक बार मैं यहाँ पे एक इसके अंदर आयरन डालूंगा मैं, तो आयरन डालने से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बनेंगी यहाँ पे, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे आएंगी, वो क्या होंगी बताओ जरा, वो वेरी स्ट्रांग होंगी, ठीक है ना। मतलब ये एक स्ट्रांग मैग्नेट बनेगी, ठीक है, अदरवाइज ये ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेट नहीं होगी, ठीक है ना। तो जरा देखिए दोस्तों, जरा मैं इसके लिए मुझे डीसी सप्लाई इसको देनी है, और डीसी सप्लाई के लिए मुझे रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा। मेरे पास एक सप्लाई वेरिएबल सप्लाई मेरे पास है, एसी सप्लाई, ठीक है, वो मैं दे सकता हूँ। मेरे पास ऑटो ट्रांसफॉर्मर है, उससे मैं वेरिएबल सप्लाई दे सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर के आउटपुट पे मैं रेक्टिफायर लगाऊँ, ठीक है ना। तो मैं एक बार रेक्टिफायर लगा के और इसको डीसी सप्लाई दूंगा, और फिर मैं जरा आपको मेजर करा के देखता हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर हम एक बार एसी सप्लाई देंगे, एसी से ऑल्टरनेट करेंगे नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है ना। हालांकि वो हम फील नहीं कर पाएंगे नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑल्टरनेटिंग, उसका रीजन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जरा देखते हैं। हाँ जी दोस्तों,
तो जरा देखिए मैंने क्या किया है, मेरे पास एक इंडक्टर है, ठीक है, मतलब वही नंबर ऑफ टर्न्स मैंने लगा रखे हैं, इसमें एयर है फिलहाल, ठीक है ना, और यहाँ पे मैंने ब्रिज रेक्टिफायर लगा दिया है सो दैट मैं इसको डीसी सप्लाई दे सकूँ। हालांकि पल्सेटिंग डीसी होगा, प्योर डीसी तो नहीं होगा, बट पल्सेटिंग डीसी होगा। तो मैंने यहाँ पे एक रेक्टिफायर से मैं आउटपुट दे रहा हूँ इसको। पीछे से जो सप्लाई आ रही है, मैं इनको हटाता हूँ एक बार, हमारा जो मीटर्स हैं, पीछे जो सप्लाई आ रही है वो मेरे पास ऑटो ट्रांसफार्मर से सप्लाई आ रही है, ठीक है। यहाँ पे मेरा ऑटो ट्रांसफार्मर है जिससे मैं वेरिएबल सप्लाई दे सकता हूँ। तो मैं ज़्यादा हाई वोल्टेज नहीं दूंगा इसको, बिकॉज उससे ये जल सकता है, मुझे करंट को लिमिट रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वायर की जो मोटाई है वो मैंने बहुत पतली रखी है, मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 एम्पियर तक ही करंट को रखूँगा, ठीक है भी। तो चलिए दोस्तों, ज़रा मैं अपने जो हमारे पास ऑटो ट्रांसफार्मर है, मैं ज़रा इसको सप्लाई दे रहा हूँ, ठीक है, और आउटपुट जो है वो मैं यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं, हाँ जी। तो मैं करंट भी मेजर करूंगा ऑब्वियसली, सो दैट मेरा करंट सेफ लिमिट में रहे, क्योंकि ज़्यादा करंट मुझे नहीं इसमें करना है, ठीक है ना। तो वो मुझे देखना है। तो फिलहाल खैर ये डीसी सप्लाई मैं इसको दे रहा हूँ, तो मैं इसको क्लैम्प मीटर लगा देता हूँ। करंट में चाहता हूँ कि 2 या 3 एम्पियर में ही रहे, तो मैंने यहाँ पे करंट की रीडिंग के लिए अपना क्लैम्प मीटर लगा दिया, ठीक है, जो मुझे करंट की रीडिंग दे देगा। तो चलिए दोस्तों ज़रा देखते हैं। और दूसरा, मेरे पास एक की है, मैं इससे फोर्स को फील कर सकता हूँ कि कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स यहाँ पे बनेगा। तो मैं ज़रा इसको ऑन करता हूँ। हाँ जी, फिलहाल कोई करंट नहीं आ रहा है इसमें, मतलब मैं आपको करंट की रीडिंग बता सकता हूँ। मेरे सामने ये मीटर है, तो मैं आपको बोलता रहूँगा करंट की क्या रीडिंग है। मैं ज़रा वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो मेरी वोल्टेज इंक्रीज होती जा रही है। मैं करंट को 2 या 3 एम्पियर तक ही लेके जाऊँगा। फिलहाल करंट मेरा 3 एम्पियर हो गया अप्रोक्सीमेटली, ठीक है जी। हाँ, थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस है। तो मैं अगर रीडिंग आपको दिखाऊं इसमें, तो आप देख भी सकते हो, अगर आप सुरेंद्र जी सही से दिखा पाएँ तो मेरे ख्याल से 3 एम्पियर है यहाँ, ठीक है जी, दिख रहा है। चलिए, तो 3 एम्पियर का करंट रीडिंग यहाँ पे आ रखी है, ठीक है ना। फिलहाल 3 एम्पियर करंट ये रीड कर रहा है, ठीक है जी। चलिए दोस्तों, अब इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेट बनी हुई है, बट वो इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक, ये गर्म भी हो रहा है। गर्म इसलिए हो रहा है बिकॉज इसका कोई रेजिस्टेंस है, तो इसमें गर्म तो अपने आप ऑब्वियसली होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब जरा देखिए कितना स्ट्रॉन्ग है मैग्नेट, वो जरा मैं देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अट्रैक्शन को आप देखिएगा कि कितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर पा रहा है इसको। यहां पे बिल्कुल पास में जाने पे क्या हो रहा है ये बताओ, बिल्कुल पास में जाने पे अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। जरा देखिए एक बार, मैं फिर से इसको थोड़ा सा की को अलग तरह से रख रहा हूं। हाँ जी, अब जरा देखिएगा, मैं बिल्कुल बीच से उठा रहा हूं इसको, मतलब अट्रैक्ट कर रहा है ये, बट इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है भाई। अब एक काम करता हूं, मैं इसके अंदर आयरन डाल देता हूं। आयरन डालने से क्या होगा बताओ जरा, अंदर का जो मीडियम है वो क्या बनेगा, वो आपका हाई रिलेक्टेंस अब नहीं रहा, अब रिलेक्टेंस लो हो गया, अब इजीली फ्लक्स मेरा फ्लो कर सकता है, ठीक है। अब जरा देखिए, अगर मैं इसको अगर मैं निकालने की कोशिश करूंगा आयरन को, ये निकलने नहीं देगा, देखो ध्यान से, इसके साथ ही आ रहा है, ठीक है, इसको निकलने नहीं दे रहा। मतलब मैं इसको इवन कोशिश भी करूं तो ये निकलने नहीं देगा इसको, समझ रहे हो। लेकिन मान लीजिए मैं इसको ऑफ कर दूं 1 मिनट के लिए, अब देखो एकदम से गया, ठीक है ना, अब ये उठ गया, ठीक है। तो अब पॉइंट को समझिए कि बेसिकली आयरन को अट्रैक्ट कर रही है। अब जरा देखते हैं कि ऐसे ही अगर मैं इसको उठाऊंगा तो देखो आयरन को गिरने नहीं दे रही है, आयरन को गिरने नहीं दे रहा। अब जरा देखते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है यहाँ पे, ये देखिए दूर से ऊपर से पिक कर रहा है इसको, ये जरा देखिएगा, अब देखो कितना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ बताओ जरा, यहाँ पे जो मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी इस केस में, आयरन डालने के केस में, वो क्या बनी बताओ, वो बहुत ज्यादा बनी। आयरन डालने के केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत ज्यादा बनी, तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनी वो क्या बनी, वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और वो इसलिए बनी बिकॉज आयरन का जो परमिएबिलिटी होती है वो लार्ज होती है, वो ज्यादा होती है। तो उससे क्या होगा, आपका रिलेक्टेंस कम हो जाएगा, फ्लक्स बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स तो मेरी सेम ही है, और करंट भी मैंने सेम रखा 3 एम्पियर, ठीक है। एक बार एयर था और एक बार मैंने क्या डाला, आयरन डाला। तो आयरन के केस में आप देख सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रहा था, ऊपर से ही हवा में ही अपना वो पिक कर रहा था, उसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर पा रहा था। जबकि एयर के केस में मुझे बिल्कुल नीचे तक जाना पड़ा, क्योंकि वहां पे जो फ्लक्स लाइन्स है वो इतना सेटअप नहीं हो पा रही है। समझ रहे मेरा पॉइंट, आई होप आपको एक क्लियर हुआ।
तो नेक्स्ट एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो इसमें फर्दर मैं कुछ और कैलकुलेशन करूंगा, ठीक है, और आपको मैग्नेटिक सर्किट्स के बारे में आपको जानकारी दूंगा, ठीक है भाई। तो आज का जो एपिसोड है मैं इसको यहाँ पे रोक रहा हूँ, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।